हॅलो हॅलो. जर कोणी लाईव्ह आलं असेल आणि जर माझा आवाज व्यवस्थित येत असेल तर प्लीज कमेंट करा. हॅलो हॅलो. आवाज आवाज येतोय? हॅलो. आवाज आवाज येतोय माझा व्यवस्थित? जर आवाज येत असेल तर प्लीज कमेंट करून सांगा की लाईक एव्हरीथिंग इज ओके. सो अँड आपण 2 मिनटं वाट पण पाहू बाकी सगळ्यांची, जी आपल्याला वेळ दिला आहे 7चा, तो 7 वाजता आपण सुरू करूयात. मी जस्ट टाईम वाचावा आणि 7 नंतर ह्या सगळ्या गडबडी होऊ नयेत. ओके, आवाज येत नाही म्हणतायत. ओके, आवाज येतोय. सो ठीक ठीक ठीक. सो मी सध्या हेडफोन लावण्याचा काय उठाठेव करत नाही. ॲक्च्युली थोडंसं ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह होता, त्याच्यामुळे मी असा विचार केला की हे सगळं 5 मिनटं आधीच आपण सगळं प्रिपरेशन करावं, जेणेकरून वेळ आपल्याला व्यवस्थित युटिलाइज करता येईल, नाहीतर मग नंतर त्याच्यात वेळ नको जायला. सो थँक्यू व्हेरी मच जी लोक ऑनलाईन येत आहेत ती. पहिलं तर तुम्ही पाहताय की मी अशा ठिकाणी राहतो जिथं लाईट गेलेली आहे सध्या. हा, म्हणजे फार प्रॉब्लेम्स आहेत इथे लाईट्सचे. बाकी सगळ्या प्रॉब्लेम्सवर आपण पुढच्या अर्ध्या तासात डिस्कस करूयात. आणि आपण 1-2 मिनिटात चालू करूयात. सो अजून आहेत 2-3 मिनटं. तर या 2-3 मिनटात काय बोलावं खरं तर कन्फ्यूज आहे, कारण की एवढी मोठी जबाबदारी दिली आहे एकलव्यनं. आणि त्यात असं झालं आहे की प्रदानने या सगळ्या गोष्टीला ट्विट केलं. ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये मी काम करतो, प्रदान ही लार्जेस्ट ऑर्गनायझेशन आहे, आणि त्याच्यामुळं मग अजून जबाबदाऱ्या वाढल्यात. आणि हे सगळं रिस्ट्रक्चरिंग करून तुमच्या सगळ्यांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. याचं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मी 7 वाजता जवळपास सगळे लोक जॉईन झाले की आपण देऊयात. काही लोकांना अजून थँक्यू कार्तिक. काही लोकांना अजून येऊ देऊत आपण, आणि आपला वेळ जो आहे त्या वेळेनुसारच आपण चालू करूयात. 7 वाजता आपण व्यवस्थित चालू करूया. ह्या टेस्टिंग वगैरे आवाज येतोय, मी दिसतोय, म्हणजे तेवढा काही फरक नाही पडत मला मी दिसल्याचा. आवाज येतोय की नाही, आणि हे सगळ्यासाठी आपण हे टेस्टिंग थोडंसं लवकर चालू केलं. या थोडासा हा वेळ आपण एकलव्यासाठी पण देऊ शकतो की म्हणजे राजू आणि पूर्ण एकलव्यची टीम आम्ही सगळे एक वेळ महाराष्ट्रात सोबत होतो. त्यानंतर मी बँगलोरला चालल्या गेलो. आणि पण आत्ताही ज्या ज्या धडाडीनं, ज्या जिद्दीनं ही लोक कामं करतायत, आणि आझिम प्रेम युनिव्हर्सिटी सारख्या किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स देशातल्या नामांकित अशा कॉलेजेसमध्ये जी ग्रामीण भागातली, आदिवासी भागातली मुलांना पाठवण्याचं काम ही लोक करतायत. खरं तर हे काम म्हणजे फार ग्रेट आहे. अच्छा, 7 वाजता सुरू करतोय. एकलव्य काय आहे? सो एकलव्य ही एक चळवळ आहे. एकलव्य हे स्वतःला शिक्षण देणारं एक माध्यम आहे. एकलव्य ज्या एका कॉन्सेप्टमधून उभं राहिलं की पुस्तकं आपले गुरु असतील, आणि आपण त्याच्या माध्यमातून आपली प्रगती सुरू करूयात. तर त्यातून सुरू झालेली एक चळवळ, काही मित्रांनी एकत्र येऊन पाहिलेलं एक उज्ज्वल भविष्याचं स्वप्न, आणि आज हे एवढं विस्तारलं आहे की मी एकलव्याच्या पेजवर लाईव्ह येण्याची संधी त्यांनी मला दिली आहे, किंवा मी इथे येतोय. खरं ती म्हणजे फारच अशी गोष्ट आहे की आपलंच जे काही असतं त्यात आपण जेव्हा या लेवलला पोहोचतो तेव्हा ते फारच ग्रेट असं फिलिंग असतं. आणि माझ्या फिलिंग्स खरं तर आता म्हणजे मी येत्या काही दिवसात एक्सप्रेस करेन. सो 7 वाजलेले आहेत बेसिकली. कार्तिक, आपण सुरू करायला हरकत नाही का?
ओके. सो मी थोडंसं याच्यात बदल असा करतोय की हे पूर्ण सेशन मी हिंदी आणि इंग्रजी असं करेन, जेणेकरून हे महाराष्ट्राबाहेरही लोक बरेच याला बघत आहेत, त्याच्यामुळं ते त्यांच्यासाठी. सो महाराष्ट्रातल्या लोकांना जी एक्सपेक्टेशन्स होती आधी की मी मराठीत बोलेन, सो सॉरी फॉर दॅट. सो हां, वेळ न घालवता आता आपण हे सगळं सुरू करतोय. सो मेरा नाम वैभव है और अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ. मध्य प्रदेश मतलब प्रधान संस्था है जो पूरे 7 राज्यों में देश के काम करती है महिला समूह के साथ और किसानों के साथ, महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए. तो उस संस्था में मैं एग्जीक्यूटिव के तौर पे अभी काम कर रहा हूँ. मैं अभी मध्य प्रदेश में जो मंडला जिला है, तो मंडला जिले में मोहगांव एक ब्लॉक है, तो मोहगांव ब्लॉक में मैं अभी प्लेस्ड हूँ. अभी मैं मोहगांव से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉक होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बिजली जो कटी हुई है, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा आ सकता है कि कौन से दौर में या फिर कौन सी जगह में हम लोग रह रहे हैं. सो अभी जो कोविड का पूरा समस्या चल रहा है, जो कोरोना का पूरा समस्या चल रहा है, तो एक तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई है. और इसकी वजह से जो भी समस्याएं पूरे देश में, पूरे दुनिया में चल रही है, उसको हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसको डील करने का कोशिश कर रहा है. तो सबसे पहले तो मैं जितने भी डॉक्टर्स इस दुनिया में काम कर रहे हैं अपना जान जोखिम में डाल के, और जितने पुलिस इसमें पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, जितने भी स्वच्छता कर्मी इसमें सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, और जितने भी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो इन सारे लोगों को पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ. इन सारे लोगों को तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस दौर में, जिस अंधेरे दौर में ये लोग अपने काम से एक रोशनी का उजाला, एक रोशनी का जो लेके दौड़ रहे हैं. और आशा है कि इस सारे परिस्थिति से हम जल्दी ही उभरेंगे. तो पहले तो इन लोगों को सलाम. आज का मेरा जो विषय मुझे दिया गया है, या फिर जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, उस विषय के 2-3 फेज़ होंगे. मैं उस फेज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ. पहले तो हम ये पार्ट देखेंगे कि मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, मतलब ये ओवरऑल ही पूरे इंडिया के ट्राइबल और पूरे इंडिया के माइग्रेंट्स के ऊपर बात करने का मैं कोशिश करूँगा. लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जो रेफरेंसेस रहेंगे वो अराउंड 90% मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और 10% मेरे जो कलीग्स हैं, ओवरऑल प्रदान या फिर ओवरऑल जो भी लोग काम कर रहे हैं, फिर जो मुझे मालूम पड़ रहा है थ्रू दी सोशल मीडिया, थ्रू दी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कुछ रेफरेंसेस रहेंगे. तो इसका एक आधे घंटे में हम लोग इसका इम्पैक्ट जो है ट्राइबल एरिया पे, इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि कोविड-19 या फिर कोरोना, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट ट्राइबल लाइफ या माइग्रेंट्स की ज़िंदगी पर हुआ है. और इसको थोड़ा सा मैंने ये करने का कोशिश किया है कि कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई सवाल तो उठा दिए, अब आगे का क्या, समस्या तो गिना लिए, अब आगे का क्या. तुम लोगों को काम धंधे है नहीं, तुम सिर्फ सवाल उठाते हो, समस्या बोलते हो, उसका एक कोई सोल्यूशन क्या तुम्हारे पास है. तो हाँ, कुछ सोल्यूशन तो नहीं कह सकता, बट कुछ एक प्रोबेबल सिचुएशंस है या फिर प्रोबेबल कुछ एक्टिविटीज़ है, एंगेजमेंट्स है, जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को आने वाले समय में, इस चीज़ का जो इम्पैक्ट आने वाले समय में पड़ेगा, उसको हम थोड़ा सा ओवरकम कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसमें से हमारी ज़िंदगी को हम उभार सकते हैं. तो थोड़ा सा मेरे एरिया के बारे में बताता हूँ. तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर में, मतलब जबलपुर के पास है, मध्य प्रदेश में. और ये लगभग मध्य प्रदेश को हम जान सकते हैं कि ये देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का आदिवासी राज्य है. और इसमें भी मंडला और दिंडोरी, ये जो जिले हैं, इसमें ज़्यादातर आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है. अराउंड 60% के अराउंड जनसंख्या जो है वो मंडला जिले की ट्राइबल पॉपुलेशन है. और उसमें इसका यहाँ का ओवरऑल जियोग्राफी अगर देखा जाए, टेरेन अगर देखा जाए, तो अंडूलैंड मतलब पूरा टेरेन है. आसान भाषा में ये पूरा उबड़ खाबड़ टेरेन है. कहीं पे समतल ज़मीन आपको बहुत कम दिखेगी, पूरा पर्वत, पत्थर, ये इस तरीके का पूरा यहाँ का टेरेन दिखाई पड़ता है. माइग्रेशन रेट्स जो है वो काफ़ी है, क्योंकि एक तो यहाँ का जो लोकल मतलब ज़मीन के बारे में बात किया जाए, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिस तरीके से यहाँ होती है, तो मोस्ट ऑफ द ज़मीन जो है वो बर्रा और इस तरीके का होने की वजह से
यहाँ पे फसल जो है वो एक ही बार हो पाती है। तो इस वजह से पलायन का मतलब पलायन यानी कि माइग्रेशन यानी कि स्थलांतर, तो इसका रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें यहाँ पर पाया मतलब दिखाई पड़ता है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ का लोग जो है वो पैडी करते हैं, मतलब धान का खेती करते हैं शुरुआत में। उसके बाद कोदू कुट की यहाँ का लोकल मिलेट्स है उसका खेती करते हैं। उसके बाद सेकंड सीजन में मतलब रबी में इसको और थोड़ा सा मतलब कुछ लोग चना बटरा मसूर इस राई इस तरीके का प्रैक्टिसेस इसमें होता है। तो ओवरऑल जो एक एक पूरे देश में या फिर पूरे दुनिया में हम अगर देश का बात करें तो जो एक पाया गया है कि आदिवासियों को जिस तरीके से मतलब ब्रिटिश के बाद यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद भी इवन ब्रिटिशों ने जब ट्राइबल्स को उस तरीके से मतलब उनका उनका जंगल छीन लिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर लिया, और उसके बाद भी जब आज़ादी मिली तब आदिवासियों को ज़्यादातर हमने बेनिफिशियरी की तरीके से यहाँ पर देखा है। हमने उनका यूटिलाइजेशन के तरीके से कम देखते हुए बेनिफिशियरी की तरीके से इसको बहुत ज़्यादा देखा है कि आप कुछ मत कीजिए, सरकार आपको घर देगी, सरकार आपको सस्ते दाम में राशन देगी, सरकार आपको सस्ते दाम में आपके यहाँ का रोड बनवा देगी, और ये सारा यहाँ पे होगा। तो ये बेनिफिशियरी बनाने की वजह से मतलब ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है माइग्रेशन को बढ़ाने में। सो ट्राइबल और माइग्रेशन का ये भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन हमें दिखाई पड़ता है कि जो गवर्नमेंट का या फिर ओवरऑल हमारे सोसाइटी का जो अप्रोच रहा है वो अप्रोच किस तरीके से रहा है। तो एक बार और फिर से बीच में बता देता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है कि कोरोना या फिर कोविड-19 जो महामारी है उसका आदिवासी और स्थलांतरित लोग जो माइग्रेशन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, और उसका एक पॉसिबल कुछ एक सोल्यूशन या फिर पॉसिबल एक्टिविटीज़ एंगेजमेंट्स इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। आप सवाल डालते जाइएगा, जो भी आपको लगे आप कमेंट करते जाइएगा, मैं बाद में अंत में इस सारे सवालों का जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट का अगर हम बात करें तो कोविड-19 का इम्पैक्ट का अगर हम बात करें तो एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो आने वाला जो सीज़न है, अगर यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं तो आने वाला जो सीज़न है उस सीज़न के प्लानिंग के लिए बहुत बड़ा हैम्पर हुआ है। ये एक फ्यूचर इम्पैक्ट उसका है कि जो लोग जनरली ये होता था कि लोग ये जो समर वाला पूरा समय है जैसे होली के बाद का पूरा जून तक, इस समय में बाहर काम करने के लिए जाते थे, या फिर कुछ लोग दिसंबर से ही चले जाते थे जो सेकंड क्रॉप नहीं लेते, और ये लोग अपना जो पैसा है वहाँ से वो कमा के यहाँ खरीफ में वो इन्वेस्ट करते थे फॉर द मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, धान का मतलब बीज खरीदने में, अलग अलग तरीके का खाद खरीदने में, या फिर कृषि का औजार खरीदने में, ये सारा चीज़ होता था। लेकिन कोरोना की वजह से ये हुआ कि ये सारे जो पलायन किए हुए जो लोग थे ये सारे लोग अब वापस आ गए, और ये वापस आने से ये ऐसे वापस नहीं आए तो इनको मतलब लगभग ऐसे कह सकते हैं हम कि आधा काम चल रहा था, काम छोड़ के वापस आ गए। कुछ लोग तो होली के उस समय होली के पहले ही आ गए थे, बट होली के बाद जो लोग आए काम छोड़ के आ गए हैं, वहाँ का ठेकेदार या जो भी उनका मुकादम है उसने उनको पूरा पेमेंट नहीं किया है। कुछ लोग वहाँ से भाग के निकले हैं कि भाई जल्दी घर पहुँचना है, तो इनके पास जो है अभी मतलब पैसा जो है वो उस तरीके से नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट या फिर जो एक पूरा सीजनल इम्पैक्ट या लार्जर इम्पैक्ट हम कह सकते हैं ये हुआ है कि खरीफ का जो पूरा सीजन है वो बहुत ही इससे हैम्पर हुआ है, बहुत ही इससे असर पड़ा है। दूसरा ये था कि इस वाले सीजन में स्पेशली मतलब जो बहुत बड़े बड़े शहरों में जो नहीं जाते थे वो छोटे छोटे शहरों या छोटे छोटे गांव में अलग एरिया में जो जाते थे वो दाल के लिए जाते थे। चना की कटाई है, गेहूं की कटाई है, उसके बाद अपना क्या बटरा का कटाई है, तो इससे लोग ये कटाई करके अपना धान ये अपना दाल के लिए ये सब चीज़ें लाते थे। तो ये भी पूरा एक सिस्टम बंद हो गया है, मान सकते खत्म हो गया है। दूसरा कि इस वाले सीजन में लोगों का मुर्गी बकरी ये सारा जो लाइव स्टॉक का पूरा चीज़ है ये सब लोग बेच के अपना थोड़ा सा आगे के लिए बीज खरीदना या फिर कुछ खेती के योग्य औजार खरीदना, ये सारा चीज़ अभी करते थे, ये खत्म हो गया है। उसके बाद नरेगा के ऊपर हम बहुत अच्छे से इसको एक सेपरेट कॉलम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें हम दूसरा ये जो है इसमें यह है कि इनके पास अभी कैश जो है वो इनकम आना तो बंद हो गया क्योंकि सारा काम बंद हो गया, तो अभी कैश नहीं है, तो ये लोग अपना जो रोज खर्चा है जैसे तेल मिर्ची मसाला मतलब जो भी लगता है, तो इसके लिए अब क्या हो रहा है, इसके लिए घर में जो चावल है जो बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जो धान होता है
तो धान को अभी ये लोग दुकान में बेचना शुरू कर दिए। धान हुआ, उनका जो लोकल प्रोड्यूस कोदू कोदू कुटकी है, ये सारे चीज़ों का अभी बेचना शुरू हुआ। तो हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो फूड मतलब इस सिक्योरिटी जिसका हम बात करते हैं, या फिर फूड स्टोरेज जिसका हम बात करते हैं, तो उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। मतलब ये ओवरऑल देख सकते हैं कि पूरा देश में ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर ये सारे इम्पैक्ट, या माइग्रेंट्स के ऊपर ये सारे इम्पैक्ट होने वाले हैं। उसके ऊपर एक राशन का समस्या बहुत मतलब पीडीएस सिस्टम जो है हमारा, तो उससे एक राशन का समस्या बहुत बड़ा था कह सकते हैं। बट ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि 3 महीने का ज़्यादा राशन लोगों को मिला है आने वाले 3 महीने का। तो ये थोड़ा सा तो हुआ है, बट इसका भी एक अलग इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को थोड़ा राशन मिलने में डिले हुआ है। मतलब अभी तक कई सारे स्टेट्स है, या फिर हम यहाँ का बात करें तो यहाँ भी कई सारे ऐसा है जिसमें राशन जो है नहीं मिला है, कार्ड जिनके पास कार्ड नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हेल्थ सिस्टम पे यहाँ पे दिखेगा ओवरऑल पूरे कंट्री में। शहरों में हम ये देख सकते हैं इम्पैक्ट, हर दिन न्यूज़ में 24/7 न्यूज़ चल रहे, यहाँ का ये अपडेट, वहाँ का वो अपडेट, ये सारा देख रहे हैं। बट ट्राइबल इसमें भाग में, या फिर यहाँ पे माइग्रेंट्स वर्कर्स जो अभी गांव लौटे हैं, या फिर एक रूरल पॉकेट में इंडिया के, ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि जो कोविड के लिए जो सावधानी रखनी चाहिए, ये मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, पीपीई किट का हम बात कर रहे हैं, खैर वो तो बहुत आगे का बात है, लेकिन रूरल सेटअप में जो आशा कार्यकर्ता है, एएनएम कार्यकर्ता है, इन सारे हेल्थ वर्कर्स के लिए इस तरीके का ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज की स्थिति में है। इसके बाद जो है पंचायत के लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। हर जगह हम देख सकते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें हो रही है कि पंचायत का मतलब जो सेक्रेटरी होता है, या फिर पंचायत के पंच है, पंचायत का आपका रोजगार सहायक जो विलेज एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है, ये सारे लोग बहुत ही इसमें क्या कह सकते हैं हम, बढ़िया तरीके से ग्राउंड लेवल पे इसका अवेयरनेस का काम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनका भी एक सुरक्षा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि आज की डेट में हो नहीं रहा है। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, या फिर पूरे ही देश के कॉन्टेक्स्ट में, मध्य प्रदेश में तो खैर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट लेवल पे है, गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट का भी है वहाँ पूरा लॉकडाउन हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा जो है वो कमज़ोर, क्या लगभग कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया है ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा। तो ट्रांसपोर्टेशन ना होने के कारण, मतलब आज का ही केस है कि हमारे एक सीडीसी वर्कर है, वो आज लगभग वहाँ से उसके गांव से लगभग जो 12-13 किलोमीटर यहाँ से वो पैदल आई है कुछ डेटा के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना इसका असर जो है वो पड़ा है। उसके ऊपर एक केस, ये जो मतलब थोड़ा सा केस वाइज अगर डिटेल में बात करें, उदाहरण अगर ले, तो एक गांव है जिस गांव में कोविड लॉकडाउन के 8 दिन पहले एक व्यक्ति का ऑपरेशन होता है हर्निया का, और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आप 15 दिन बाद आइएगा। बट 15 दिन बाद ये सिस्टम बन जाता है कि पूरा देश में ही लॉकडाउन है और गाड़ी नहीं चल रही है, प्राइवेट गाड़ी भी अलाउड नहीं है। और शुरुआत में जो बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल था, और उसके बाद हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट्स को इधर उधर शिफ्ट करने में, जो ब्लॉक के पेशेंट डिस्ट्रिक्ट को शिफ्ट करने में, इसमें लगे हैं। तो उस व्यक्ति को ना गाड़ी मिल रहा है ना एम्बुलेंस मिल रहा है। अच्छा, उसको कुछ समस्या हो रहा है, उसको कुछ दर्द हो रहा है, बट उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं था। ये फील्ड के बहुत ही सैड रियलिटी जिसे हम कह सकते हैं ये है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ये तो खैर एक केस है, ऐसे कई सारे केसेस होंगे या कई सारे केसेस है। जैसे कल का ही उदाहरण है कि एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे जिनको मतलब जिसमें से एक बच्चे को थोड़ा लग गया, बैट लग गया, तो बहुत उसके सर पे चोट आई, ये सारा चीज़। बट उसके लिए भी हमारे पास कोई, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए या उसको ब्लॉक लेवल तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो ये हेल्थ सिस्टम मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा और एक दिक्कत हुआ है, जो विकलांग लोग हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, या फिर जो लेग्नेंट मदर है, मतलब जो जिनका प्रसूति हुआ है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनका कुछ लोगों का दवाई चल रहा है, या कुछ लोगों को जो इम्यूनिटी पावर बहुत कम हुआ है,
तो इन लोगों को बहुत बड़ा समस्या इसमें झेलना पड़ा है। जैसे अब हम कह तो रहे हैं कि मेडिकल हमने अब सारे मेडिकल हमने खुले कर दिए हैं, मतलब वो खोलने में कोई आपत्ति नहीं है लॉकडाउन के दौरान भी, लेकिन समस्या ये हुआ है कि वो लोग अगर यहाँ से 22 किलोमीटर उनका गांव है और आने में कोई साधन उनके पास नहीं है, तो व्यक्ति कैसे यहाँ का मेडिकल वहाँ तक पहुँचा पाएगा। गर्भवती माताओं का समस्या हुआ है कि उनका जो चेकअप होना चाहिए, उनको जो टीका लगना चाहिए, तो एएनएम और आशा इस मामले में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। उसके बाद जो स्तनदा माता है, मतलब जो लेक्टेंट मदर है, उनको जो अलग अलग तरीके का मेडिसिन मिलना चाहिए, उनको चलो मेडिसिन खैर एक बात रही, उनको जो अच्छा खान पान, उनका बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलना चाहिए, तो वो एक बहुत यहाँ पे अफेक्ट हुआ है कि उनको उस तरीके का फूड मिलना बहुत ही दिक्कत। जैसे लॉकडाउन के चलते ही मेरा जो गांव है उसमें उसी का एक केस है कि एक व्यक्ति मतलब एक दीदी है जो प्रेग्नेंट थी, और ऐसे लग रहा था कि वो और 15-20 दिन के बाद उनका डेट होगा, बट वो ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उसके 8-10 दिन बाद ही उनका प्रेगनेंसी हुआ। तो उनको कुछ बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद, वो चीज़ें भी उस गांव में मिलना मुश्किल था। वो चीज़ें भी उस गांव में मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो और वो चीज़ें ब्लॉक से वहाँ तक पहुँचाना जो है वो एक समस्या वाला काम था, क्योंकि पूरा ही सिस्टम बंद हो चुका था, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई मतलब हर किसी को अंदर रहना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ के बहुत सारे गांव या फिर हम देश का भी बात कर सकते हैं कि जिसमें पानी का बहुत बड़ा समस्या हमें दिखाई पड़ता है कि मतलब पलायन का एक और भी मेजर रीज़न जो हम देख सकते हैं वो यही है कि मतलब गांव में पानी जो है समर के सीज़न में नहीं रहता, जनवरी फरवरी से पानी का कमी होने शुरू हो जाता है, इसलिए भी काफ़ी लोग अपना पलायन करते हैं कि भाई हम वहाँ पे अपना गुजर बसर कर लेंगे। गांव में पानी के लिए बहुत ही समस्या इनको झेलनी पड़ती है, लगभग ना के बराबर ही पानी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब जबकि सारे लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पर, तो पानी का समस्या तो जैसा कि वैसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत अभी के स्थिति में यहाँ पर या फिर देश के बहुत सारे पॉकेट्स में चल रहा है कि पीने को ही पानी नहीं है, और ये बहुत बड़ा समस्या है। तो हम बोल रहे हैं कि हमको दिन में 10 बार हाथ धोने चाहिए, हमको डेटॉल या फिर हमको सैनिटाइज करना चाहिए, जो भी सारा चीज़ है, तो यहाँ पीने को ही पानी नहीं है, तो ये हाथ धोने का प्रक्रिया हम कहाँ से इंश्योर कर पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने यहाँ पर है। उसके बाद विमेंस के बारे में अगर थोड़ा सा स्पेशली बात करें, जेंडर का लेंस लगाकर हम इसको देखें, तो विमेंस के ऊपर बहुत सारा लोड बढ़ गया है। तो इसको अगर देखा जाए तो पहले जैसे मान लेते फैमिली में 5 लोग हैं, जिसमें से 2 पुरुष जो है वो बाहर काम करने के लिए रह रहे हैं, घर में 2 बच्चे और 1 महिला है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो उस महिला को 3 लोगों का काम यहाँ पर करना पड़ रहा है। बट अब जब लॉकडाउन हो गया है, सारा मजदूर लोग वापस आ रहे हैं, हर कोई यहाँ पे वापस आ रहा है, तो उस घर की जो महिला है उसको 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जो जैसा भी फैमिली का उनका नंबर है, उन सारे लोगों का काम करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज भी पुरुषी मानसिकता ये है कि घर के सारे काम जो है महिला को ही करने पड़ रहे हैं। तो ये महिलाओं के ऊपर बहुत सारा इसका इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, जो हम शुरुआत में बात की है कि ये लोग मतलब आदिवासी लोग या फिर देश का जो एक क्या कह सकते हैं उसे जंगल वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में और एक पैसा मिलने का साधन इस सीजन में होता है, समर सीजन में होता है, मार्च के बाद वो होता है कि तेंदुपत्ता कलेक्शन, उसके बाद महुआ कलेक्शन, उसके बाद हर्रा कलेक्शन। मतलब जो भी जंगल से जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं, तो वो निकलता है, उसको वो बेचा जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको खरीदता है, और इससे भी उनको बहुत सारा एक पैसा मिलता है। लेकिन ये हुआ कि मार्च से जिसका ये सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए था खरीदी बिक्री का, तो मार्च में ही लॉकडाउन होने के कारण ये सारा सिस्टम जो है वो अभी तक तो बंद था। मतलब अभी 2 दिन पहले ही एमपी गवर्नमेंट ने उस तरीके का आदेश दिया है, उससे भी थोड़ा सा आगे में आते हैं। तो ये सारा पूरा जो बंद हुआ है, तो लेकिन इसका एक गलत उस तरीके से जो बना है, क्योंकि अब जंगल में लोग हैं, तो लोग तो जैसे हम अगर गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड का एक स्टोरी है कि वहाँ की महिला कहती है कि हमें कोविड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तो जंगल में जाते हैं, अपना गुजर बसर पुराने तरीके से हम कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो एक लोग तो महुआ तोड़ के ला रहे, लोग तो महुआ बीन के ला रहे, लोग तो हर्रा तोड़ के ला रहे, लेकिन उसको जो बेचने का सिस्टम है, तो गांव में छोटा दुकान है उसमें बेच रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपना बाइक वाइक उठा के कभी ब्लॉक लेवल पे आ गए तो वो बेच दिए। लेकिन उसमें व्यापारी लोग जो है, जो यहाँ के दुकानदार है, वो इसमें बहुत बड़ा एक गैप लूट कह सकते हैं हम जिसे, जो चल रहा है
कि रेट जो है वो महुआ का रेट कुछ 50 रुपए किलो होना चाहिए, तो वो 25-30 रुपए किलो से खरीदारी हो रही है। तो ये सारा वनोपज संग्रह जिसे हम कह सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो कलेक्शन होता है उसमें ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ के इकोनॉमी पे हो रहा है। और एक इसको देखा जाए तो एक एक चीज इसमें है कि पूरा बाजार बंद हो चुका है, तो न्यूट्रिशन पे भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो हुआ है। जैसे कि बाजार से जो हम सब्जी वब्जी खरीदते हैं, बाजार से जो हम सब्जी वगैरह खरीद के घर में खाया जाता है जिससे एक न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, वो सारा सिस्टम अब जो है लगभग बंद हो गया है, क्योंकि बाजार ही बंद हो गए। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर भी बहुत बड़ा हो रहा है। जो हम बात कर रहे थे कि विकलांग लोग या फिर वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं या प्रेग्नेंट वीमेन है जिनको ज़रूरत होता है इन सारे चीज़ों का, तो ये सारा सिस्टम बंद हो गया है। अच्छा, बैंक में भी अभी कैश उपलब्ध होने का बहुत बड़ा एक समस्या हो रहा है कि चलो महुआ क्या होता है ये पूछ रहे, जो सवाल जरूरी है उसका जवाब देते जा रहा हूँ। महुआ मतलब जिसे जिससे एक मतलब शराब बनता है, या जैसे कुछ आजकल दवाइयाँ भी बन रही है, तो मराठी में जिसे मोह कहते हैं, मोहाचं झाड आपण म्हणतो, सो महुआ उसे हिंदी में महुआ कहते हैं। उसके बाद जो डेली वेज वर्कर थे उनका बहुत दिक्कत ये तो पूरे देश में ही हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ चल रहा है। उसके बाद जो है जो किसान, मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा एरिया जो है वो पूरा क्या कहते हैं बर्रा लैंड है और सारे ही लोग यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो नदी के किनारे जिनका खेत है या जिनके पास पानी का सुविधा है, जो लोग अपना खेती करते हैं, जो समर में भी खेती करते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट किसानों के ऊपर पड़ रहा है। तो ये जो उनका एक मेजर यहाँ का था कि जैसे ये जो सारा माल निकल रहा है उस माल का कोई वैल्यू मतलब वैल्यू चेन जो होता है, जो मार्केट तक पहुँचाना होता है और जो ग्राहक तक वापस आए, ये सारा सिस्टम लगभग जो है वो बंद हो चुका है। तो कई सारे किसानों ने ये सब मतलब क्या कहते हैं फेंक दिया है, या फिर पूरा मतलब उस पर ट्रैक्टर चला दिया है, कल्टीवेट कर दिया है। ये सारा समस्या बहुत देखने को मिलता है। तो जो पूरा सप्लाई चेन है, ये सप्लाई चेन जो है वो पूरा खत्म यहाँ पर देख सकते हैं हम कि लगभग खत्म। पहले 15-20 दिनों में तो हुआ था, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाने का कोशिश हो रहा है। उसके बाद जो है इसका किसानों का एक और इम्पैक्ट देख सकते हैं हम कि दुकानें बंद होने के कारण शुरुआत में सारे ही चीज़ें बंद थी, तो जो कृषि केंद्र है, कृषि सेवा केंद्र है, वो भी उस तरीके से बंद हो गए। तो जो किसानों ने जो कुछ चीज़ें लगाई थी, जैसे अभी हमारे यहाँ का बात किया जाए तो भटा मतलब जैसे बैंगन लगा था, टमाटर लगा था, गोभी, करेला, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारा जो चीज़ लगा था, तो इसका जो पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट या फिर जो पेस्टिसाइड्स जो कुछ लगेगा, इसके लिए कुछ खाद लगेगा, इसके लिए कुछ ये सारा चीज़ जो लगेगा, तो ये दुकानें बंद होने के कारण इसको भी कीड़ा लगने का एक बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसको बहुत कीड़ा लग के पूरा खराब हो गया है। उसके बाद जो है एक राशन के बारे में ही एक समस्या ये आ रही है कि राशन का दुकान यहाँ पर हर गांव में राशन का दुकान बहुत ही कम पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द लेवल ये क्लस्टर लेवल पे या पंचायत लेवल पे ये दुकान पाए जाते हैं यहाँ पर राशन दुकान। तो जो कि पंचायत हो सकता है कि किसी का 6-7 किलोमीटर दूर है, किसी का 10-12 किलोमीटर दूर है। तो राशन, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण जो राशन हम खरीद रहे हैं उसको हमें सर पे ढोके लाना हमारे गाँव में पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इस कारण से पड़ रहा है। तो पैदल लोगों को अपने सर पे ढोके 10 किलोमीटर, कहीं किसी जगह 12 किलोमीटर ये सारा अपना राशन लेके आना पड़ रहा है। अच्छा, स्पेशली हम थोड़ा सा अगर एमपी का बात करें, इसका कॉन्टेक्स्ट हम पूरे देश का देख सकते हैं, बट एमपी में ये हुआ है कि कोरोना का जब ये सब चल रहा था, जब देश में ही लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा था या होने का चीज़ें चल रही थी, तब हमारे एमपी में जो है सरकार की ही पूरी उथल पुथल चल रही थी। जैसे मतलब 24 मार्च से 22 मार्च को कर्फ्यू था और 21 मार्च को हमारा एमपी का कांग्रेस सरकार गिर गया और बीजेपी नया सरकार एक एमपी में यहाँ पर आ गया। तो पॉलिसी लेवल पे जो चीज़ें, जो हितग्राही या फिर हितमूलक जो निर्णय लेने होते हैं, हितकारी निर्णय जो लेने होते हैं, वो निर्णय बहुत यहाँ पर अफेक्ट हुए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे मान लेते कोई व्यक्ति, जैसे कल ही मुझे एक फ़ोन आया था कि भैया हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो नरसिंहपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें वहाँ तक पहुँचे हैं पैदल कहीं और से आ रहे हैं दूर से, जो नरसिंहपुर में फंसे हैं, अब उनको यहाँ तक लाने का कोई और व्यवस्था बन पाएगा क्या?
तो ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक तो बना नहीं था। कल एक ऑर्डर इसके लिए आया है, बट उसके वो भी ऐसे आया है कि उसका ई पास बनाना है, कोई एक ठो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना नाम पता सब ज़रूरी जानकारी भरवाना है, फिर उसके बाद आपका ई पास जनरेट होगा। तो हम जैसे तो यहाँ के पलायन करने वाले लोगों के लिए कितना फिजिबल है, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। उसके बाद जो है मतलब पॉलिसी लेवल, क्योंकि प्रशासन जो है वो पूरे देश में ही देखा जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कागजों पे चलता है, वो ऑर्डर्स पे चलता है कि ऊपर से आदेश आएगा तब हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जबकि यहाँ सरकार का ही समस्या चल रहा था, और जबकि यहाँ कोई कैबिनेट नहीं था, और जबकि यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, उस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए कोई एक व्यवस्था नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें पूरी ठप पड़ी थी, जो भी हितकारी निर्णय लिए जाने थे। इसमें थोड़ा सा और समस्या, तब ये सारा चीज़ें जब हो रहा है तो फिर लोग उस तरीके से फिर अपने आप को सिक्योर करने, क्योंकि लोगों के मन में डर बहुत है। कोरोना का इतना डर फैल गया, मीडिया ने इतना उसको, मतलब डरना चाहिए बट उसके साथ साथ हम अगर प्रिकॉशन ले तो इसको हम इतना डर की बात भी नहीं है। ये चीज़ें कहीं हमारे मीडिया में नहीं आई है, और मतलब बहुत कम आई है, तो लोग इससे बहुत डरे हैं। तो लोग छुप छुप के अपने गांव में आ रहे हैं कि क्या पता अगले 1 साल तक हमें हमारे गांव तक ही नहीं पहुंचने दे, तो गांव में मेरे बच्चे बीवी रह रहे हैं, उनका क्या होगा, उनको कैसे राशन मिलेगा, मेरे बूढ़े माँ बाप गांव में हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो इस कारण से बहुत सारे लोग जो है छुपते छुपाते अपने गाँव में आ रहे हैं, तो इसका कोई सिस्टम नहीं है। और एक जो नोमेडिक ट्राइब्स जिसे हम कहते हैं, जो घुमंटू लोग होते हैं, जो गांव गांव घूम के अपना कुछ जैसे बैल वाले, जो मदारी हुए या नंदी वाले जिसे हम मराठी में कहते हैं, तो ये सारे लोग जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो उनका भी एक बहुत बड़ा दिक्कत हुआ है कि उन लोगों का भी सिस्टम कैसे बनाया जाए, उनको खाना कौन प्रोवाइड करे, क्योंकि लोग तो फंस गए अब वहाँ पर, अब सब बंद हो गया है, तो इन लोगों को खाना कहाँ से मिले, इनका व्यवस्था कैसे किया जाए। तो ये सारा समस्या यहाँ पर हुआ है। और जो एमजी नरेगा का जो एक मतलब वो तो खैर लॉकडाउन के चलते सभी ठप हो गया, तो ऑब्वियसली एमजी नरेगा ही बंद हो गया। एमजी नरेगा जो है एक बहुत बड़ा एक सोर्स था यहाँ के लोगों के लिए, जो समर सीजन में या फिर इवन दिसंबर के बाद लाइवलीहुड जनरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स रोजगार गारंटी था। बट रोजगार गारंटी ही पूरा बंद हुआ, और उसको चलाने के लिए कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं रहा, और सरकार ना होने के कारण पूरा ठप पड़ गया। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर मतलब ये सारे इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट है जो हम हर दिन मीडिया में देख सकते हैं, काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, बट इसमें जो है थोड़ा सा और समस्या इसमें आ रहा है। तो समस्या ये आ रहा है कि वल्नरेबिलिटी मतलब जो लोग हैं, तो उसमें जो एक अलग तरीके का हम देख पा रहे हैं। तो जैसे व्यापारी का हमने बात किया, तो कुछ लोग इसका एक अलग फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग इसको ज़्यादा दाम में बेचना, कम दाम में लोगों से चीज़ें खरीदना, ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो ये एक गलत चीज़ यहाँ पे हो रही है, और जबकि यहाँ तक उस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने के कारण ये सारी चीज़ें चल रही है। तो अभी तक मतलब समय को अगर देखा जाए तो आधा घंटा 2 मिनट बाकी है। तो इस पूरे आधे घंटे में हम लोगों ने पूरा चर्चा किया कि माइग्रेशन मतलब जो माइग्रेंट्स है, जो पलायन करने वाले लोग, स्थलांतरित लोग हैं, इन सारे लोगों के ऊपर कोविड-19 या स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके ऊपर कोविड का क्या इफेक्ट हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा ये सोचने का कोशिश करेंगे, मतलब ये लाइव के बाद भी आप लोग इस पे सोचिएगा कि ये सारा स्थिति क्यों हो रहा है। मतलब देश का पूरा ग्रामीण क्षेत्र, रूरल इंडिया, ट्राइबल इंडिया, जो हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन देश का ज़्यादातर ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये सारी समस्याएं क्यों आ रही है, क्यों लोगों को माइग्रेंट्स होना, मतलब पलायन करना पड़ रहा है, क्यों हम एक अच्छी खासी ज़िंदगी उनको उनके ही बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ नहीं दे पा रही। ये एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। इसके ऊपर काफ़ी लिखा गया है, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बात की है, बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पे इससे समिट वमिट होते हैं, बट फिर भी ये चीज़ें हम अभी ये चीज़ें नहीं हो रही है। अच्छा, तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मंडला जिला, खैर मैं एक बात बता देता हूँ कि मंडला जिला अभी तक कोरोना मुक्त है, अभी तक कोई कोरोना का पेशेंट मंडला जिले में नहीं पाया गया है। ये यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है, इन सारे लोगों का जो जिम्मेदारी है, उन्होंने अपना जिम्मेदारी बहुत बढ़िया तरीके से अभी भी निभा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ हो रहा है। अच्छा, तो इसके लिए फिर जो कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने किए हैं, या फिर पिछले दिनों से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें आने वाले समय में करने का ज़रूरत है।
इसमें एक समझने वाली बात यह है कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ के लिए लागू पड़ता है। आप महाराष्ट्र का बात लीजिएगा, देश के किसी भी पॉकेट का बात लीजिएगा, तो ये अगर चीज़ें हम आगे जो हम बात करेंगे, कुछ एक पॉसिबल सॉल्यूशंस जिसे हम कह पाएंगे, सॉल्यूशन तो नहीं बट एक एक्टिविटी या एंगेजमेंट जो इस इम्पैक्ट को थोड़ा सा मतलब कोरोना के जो इम्पैक्ट अभी हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में होने वाला है। तो वो इम्पैक्ट यही है कि अभी प्रोडक्शन पूरा ठप हो चुका है, तो आने वाले समय में जो महंगाई बढ़ेगी, आने वाले समय में जो मतलब क्या है, जब ये खुलेगा तब सारे लोग बाहर निकलेंगे, तो ये जो सारा समस्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा लेकिन डिमांड तो बढ़ा ही रहेगा, तो स्टॉक कम हो जाएगा सॉरी। तो ये सारा चीज़ें जो होगा उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं हमारे लोकल लेवल पे या रूरल गांव स्तर पे, तो इसका हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी लॉकडाउन मतलब सोच रहे थे, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने तो बोल दिया कि ये 29 मई तक शायद बढ़ेगा। हो सकता है देश में भी ये ज़्यादा और बढ़े क्योंकि केसेस उस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो है ये हमने कर दी है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस या शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है कि एनआरईजीएस का काम जो है हमने मंडला के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या फिर कई सारे स्टेट्स में भी, झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में भी ये सारा शुरू हुआ है। तो यहाँ पर प्रधान जो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये सारा यहाँ पर ये करके अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसको लीड करके जिला के पास ये सारी चीज़ों को रखा कि हम काम तो लगा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े काम ना लगा के उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का जो बात होता है या एनआरईजीएस में जो अलग अलग काम होते हैं, तो उसमें जो छोटा ग्रुप में काम करने लायक काम है, जो 10 लोग कर सकते हैं, जो 12-15 लोग कर सकते हैं, तो वो थोड़ा दूर दूर रह के भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाए जिनके काम हमें खुलवा दिए जाए, और जिस काम के लिए जो काम अगर चालू रहेगा तो लोगों के हाथों को काम मिलेगा और उस तरीके से उनका एक पैसा भी इंश्योर होगा। तो एक ये डिसीजन यहाँ लिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम सब लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ इसमें ज़रूरती जो चीज़ें करनी थी वो की, अवेयरनेस के तौर पे सारी चीज़ें की। जहाँ एनआरईजीएस का काम हो रहा है वहाँ पे सैनिटेशन हुआ, वहाँ पे क्या सैनिटाइज़र हुआ, वहाँ पे साबुन हुए, ये सारी चीज़ों का इंश्योरिटी, जागरूकता फैलाना कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो ये सारा काम हमने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 15 दिनों से शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो है इन लोगों का पैसा उस तरीके से, अब चलो खाते में पैसा तो आएगा लेकिन बैंक जो है वो 22 किलोमीटर दूर है, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि उनको सही समय पे वो पैसा मिल पाए। तो इसके लिए थोड़ा सा बैंक के साथ मिलके, बैंक के साथ कोलैबोरेशन या फिर बैंक के साथ डील करके जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस होते हैं, जो हम जैसे मतलब बैंकिंग जो सुविधा छोटा छोटा केंद्र होते हैं, वो छोटे छोटे केंद्र हमने एक जो ऑलरेडी है लेकिन उसका क्या कह सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से या फिर वो चल नहीं रहे थे सही तरीके से, तो उसको हमने इस बैंक के साथ मिलके उसको हमने सही तरीके से एक उसका सिस्टम सेटिंग किया है, ताकि लोगों के खाते में जब रोजगार गारंटी का पैसा आए तो वो लोग अपना पैसा वहाँ से तुरंत में निकाल पाएंगे। उसके लिए भी एक सिस्टम सेट किया है कि ये कौन से गाँव में कौन से दिन वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का व्यक्ति है वो जाएगा, और ये सारी चीज़ें इंश्योर हो पाएगी। ये जो वनोपज है, जैसे हमने महुआ का बात किया, हमने तेंदुपत्ता का बात किया, इसका खैर अभी गाइडलाइन तो खैर उस तरीके से नहीं है, रेट वेट और सारा चीज़ें अभी आया है, ये अगले सप्ताह तक, आने वाले सप्ताह में ये सारा चीज़ें इंश्योर होगा। लेकिन हमने महिला समूह जो होते हैं, महिला संगठन जो होते हैं, महिला बचत गठ जिसे हम कह सकते हैं, विमेन कलेक्टिव जो है, उसके साथ मिलके इसका किस तरीके से इसको हम खरीद पाए, इसकी खरीदी बिक्री का जो सिस्टम है, ये सिस्टम शुरू यहाँ पर मतलब आने वाले 2 दिनों में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। उस तरीके से जो यहाँ का मतलब NRLM है, जो आजीविका मिशन है, जो नेशनल लेवल पे काम करता है, वहाँ का यहाँ का जो ब्लॉक टीम है, उनके साथ मिलके ये सारा चीज़ें करते हुए गाँव, ताकि लोग जो खरीद रहे हैं उनको व्यापारी के पास ना बेच के एक अच्छे दाम में अच्छी जगह पे वो बेचे। तो इस तरीके का सिस्टम कर दिया है। दूसरा एक जो है, अच्छा इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो जो महिला समूह होते हैं उनके पास जो राशि होता है, जैसे CCL एक होता है, कैश क्रेडिट लिमिट होता है, या फिर CIF होता है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस फंड होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समूह को ये सारा जो सिस्टम है ये दिया जाए, मतलब ये सारा फंड्स जो है ये दिया जाए, और उस तरीके से वो लोग अपना जो लाइवलीहुड है उस तरीके से उसको किया जाए। तो इस तरीके का कोशिश भी बढ़िया तरीके से यहाँ
हो रहा है। अच्छा, इसमें अब आने वाले समय में जो खाद महंगा होगा, आने वाले समय में जो बीज महंगा होगा, तो इन सारे चीज़ों के लिए जैविक खाद बनाने का गांव स्तर पर ही हर व्यक्ति या फिर समूह स्तर पर जैविक खाद बनाने का प्रक्रिया भी एक अभी हम कर सकते हैं, जो हर जगह ही हम कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारा रिसोर्स मटेरियल हमें अवेलेबल हो सकता है, काफ़ी सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। तो उसका प्रक्रिया भी, ये खाद बनाने का प्रक्रिया हम कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमको खाद का शॉर्टेज अगर मार्केट में पड़े तो हमारे पास इसको इंश्योर करने के लिए खाद जो है वो रहे। अच्छा, अब ये सब तो एक कर रहे हैं, या फिर ये सब जो है इम्पैक्ट है। अब इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर सोचने का हम बात करें कि लॉन्ग टर्म हम क्या सोच सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इसका मतलब क्या ऐसे सुझाव होंगे या फिर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, ये जो लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा, या फिर इसका परिणाम जो होगा कोरोना का, कोविड का, उसको कम करने के लिए, उसका हमारे ज़िंदगी पर कम असर हो, या फिर तो इसके लिए हम ये करें। तो एक तो है कि लोकल लेवल पे जितनी भी एंटिटीज़ है, जितने भी संस्थाएं या फिर जितने भी कोऑपरेटिव्स, जितने भी एंटिटीज़ है, उन सारे एंटिटीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा इकट्ठा आके इस सारे चीज़ों का प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसमें जो मेजर है उसको हम पंचायत कह सकते हैं, जो अपना ग्राम पंचायत है। उसके बाद NRLM जो पूरे देश में है, महाराष्ट्र मतलब पूरे देश में ही वो सारा चीज़ है। तो हर मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका ऑफिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसका सारा चीज़ मेंटेन होता है। हर गांव में समूह बने हैं NRLM की तरफ से, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो उस तरीके से एंगेज हो। तो NRLM, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपका जो स्टेट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, ये सारे लोगों को थोड़ा एक बार समझना पड़ेगा। उसके बाद बैंक्स है, बैंक्स बहुत सारा एक बढ़िया इनपुट का सोर्स है, बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद CSOs, देश में कितने सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, और जो कुछ इंडिविजुअल डोनर्स भी इसमें अपना कंट्रीब्यूट इसमें कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं PM केयर्स में कुछ लोग दे रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल लेवल जैसे अजीम प्रेमजी फिलॉन्थ्रोपिक इनिशिएटिव जैसा एक इनिशिएटिव है, जो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी चीज़ें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अभी जो भी हमने ये स्टेक होल्डर्स का बात किया, फिर जो भी एंटिटीज़ का बात किया, ये सारे लोग थोड़ा इकट्ठा आए, और ये सारे लोग एक बार इस सारे आने वाले समय के लिए सोचें। इसमें से अगर कुछ व्यक्ति अगर कम हो जाते हैं, तो वो प्लानिंग जो है, वो आने वाला प्लानिंग उस तरीके से सही नहीं हुआ है। क्वेश्चन हम थोड़ा सा 10 मिनट बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें मैं जवाब बाद में देने का कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ का हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये लोग जो है ये इकट्ठा आके क्या करेंगे, मतलब ये किस तरीके का प्लान बना पाएंगे? ये तो हो सकता है, मतलब ये लोग इकट्ठा आए तो चीज़ें बन सकती है। तो अब सबसे बड़ा ज़रूरत जो है तो ये है कि ये जो पलायन करके लोग वापस आए हैं, पलायन करके जाने वाले लोग, जो माइग्रेंट्स लेबर है जो वापस आए हैं, उनके लिए लोकल लेवल पे हमें एक लाइवलीहुड का सोर्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पे जनरेट करना पड़ेगा। मतलब जो पूरा शहर से सारे लोग गांव में आए हैं, अब ये सारे लोग करेंगे क्या? तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो हमारे गांव के इकोनॉमी के ऊपर, गांव की व्यवस्था के ऊपर, इवन जो लोग माइग्रेंट लेबर गांव में वापस आए हैं, उनके दिमाग में भी ये सवाल है कि ये ऐसे ही अगर चलता रहा कुछ दिन तक, तो ये यहाँ पर लोकल लेवल पे हम कितना लाइवलीहुड जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा एग्रीकल्चर को ही हमें मॉडर्न करने का बात है, उसके ऊपर अभी बात करेंगे हम आगे। और गवर्नमेंट का जो भी NREGS जैसा स्कीम्स कह सकते हैं, NREGS जैसे जो बड़ा काम है, उस काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने का ज़रूरत है। कई जगह मतलब काम तो होता है, लेकिन उसमें जो लोकल पॉलिटिक्स चलता है, उसमें लोग काम करने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, या पैसा मिलने में समस्या आता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स बताए गए, पंचायत, NRLM, एडमिन, आपका बैंक, CSOs, इन सारे लोगों को इकट्ठा आने का ज़रूरत है, तब ये सारा चीज़ें आगे थोड़ा सा हो पाएगा। अच्छा, इसमें और एक बात थोड़ा सा आता है कि जो पॉइंट्स 1 और 2 था कि जो माइग्रेशन का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो हम बात कर रहे हैं, तो एक थियरी ये कहता है कि लोग इसीलिए बाहर गए हैं क्योंकि खेती पे बहुत लोड आ रहा था। मतलब घर में 10 लोग हैं और खेती से जो इनकम आ रहा है वो कितना लोगों को वो हो पाएगा, पूछ पाएगा, तो इस वजह से खेती पे तो ज़्यादा लोड आ पाएगा।
तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये देखने का ज़रूरत है तो कि खेती के लिए या फिर जो एक चेन होता है, जो वैल्यू एडेड सिस्टम या फिर मार्केट है, इन सारे चीज़ों के लिए क्या वो सारी व्यवस्था हमारे पास है। तो एक प्रोडक्शन सिस्टम का जो हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन सिस्टम एक अच्छे तरीके से हमारे पास हो, ये आने वाले 1 महीने में अगर हम इसको इंश्योर करते हैं कि ये एक प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारी कमियां हैं उसको हम अगर भर पाते हैं, तो आने वाले समय में, आने वाले 1 साल 6 महीने के लिए जो लोग बाहर नहीं जाएंगे इंस्टेंटली, उन लोगों के लिए एक खेती ही एक बढ़िया तरीके का लाइवलीहुड हो सकता है। अच्छा, तो अब खेती में मतलब प्रोडक्शन सिस्टम बनाए, मतलब क्या बनाए? अब खेती में हम तो कर ही रहे, अपना अपना कुछ लगा ही रहे, तो और क्या लगाए जिसका मतलब जिससे हमें ज़्यादा पैसा मिले? तो थोड़ा सा ये सोचने का ज़रूरत है। मैं अगर एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, शायद ये और जगह भी लागू पड़ेगा, तो ये है कि जिन चीज़ों का लोकल में ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ों का हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट या फिर ज़्यादा उस चीज़ों को लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो सीरियल्स है, हमारा जो मिलेट्स है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा, जो कैश क्रॉप जिसे हम कहते हैं, उनको थोड़ा सा हम मतलब कम कह सकते हैं, या फिर जिसको हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो लोकल का जो रिक्वायरमेंट है, उस तरीके का सीरियल्स, उस तरीके का मिलेट्स, इन चीज़ों का प्रोडक्शन में थोड़ा सा हम बढ़ सकते हैं। तो खैर पैसा तो नहीं, लेकिन हमारा जीने का ज़रूरत जो है, जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, वो चीज़ें हमें इससे इंश्योर हो। अच्छा, जो पैसा लगेगा तेल मिर्ची मसाला के लिए, हम मानते हैं वो चीज़ है, उसके ऊपर भी अभी आने वाले पॉइंट्स में बात करेंगे। तो ज़्यादा फोकस जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है, वो चीज़ हमें मिलेट्स और सीरियल्स पे ध्यान देने का ज़रूरत है। अच्छा, सब्जी का भी डिमांड, जो मैंने अभी बहुत बोला कि सब्जी का भी बहुत सारा डिमांड है, तो इसमें तो सब्जी अब कहाँ से आएगा? क्योंकि अब कई बार जैसे भोपाल में यहाँ पे देखा गया कि जो सब्जी वाला है उसको ही कोरोना हो गया, तो बहुत सारे लोगों के मन में खौफ है कि भाई अब हम सब्जी नहीं खरीदेंगे, अब कैसे सब्जी खरीदें? एक तो सप्लाई चेन तो वो पूरा ख़त्म ही हो गया है, तो या फिर जो मिल रहा है वो बहुत महंगा मिल रहा है। तो जो चीज़ें है, तो लोकल लेवल पे जो चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो लोकल लेवल के सब्जी का भी हम यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़े। तो इसमें किचन गार्डन एक बहुत बड़ा ज़रिया है। किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग पता है, एनआरएल ने बहुत ये किया है, और आप नेट पे भी इसको ढूंढ सकते हैं कि किचन गार्डन या फिर पोषण वाटिका जिसे कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम हर घर में कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उस घर में जितना न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, सब्जी का ज़रूरत है, वो पूरा वहाँ पे इंश्योर हो पाए। उसके बाद जो है कम्युनिटी लैंड या कम्युनिटी एरिया जो है, इसके ऊपर इसका जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होने का यहाँ पर ज़रूरत है। कम्युनिटी लैंड का अगर हम बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन करें, तो जो दिक्कतें आएगी, जैसे कम्युनिटी लैंड का एक और चीज़ भी इसमें आता है, कलेक्टिव फार्मिंग को अगर हम थोड़ा सा बढ़ावा दें आने वाले समय में, तो ये होगा कि मतलब नॉर्मली जो देखा जाता है कि किसी के पास बैल नहीं है। अच्छा, जब जनरल सीजन चलता है तब खैर मेरे पास बैल नहीं है तो मैं किसी और से बैल ले लूँगा, या फिर ट्रैक्टर का सुविधा हमारे पास होता है। लेकिन अब जब सारा लोग इसमें एंगेज हो जाएंगे, सारे लोगों को हम ये होगा, तो बैल का समस्या आएगा। अच्छा, कैश का दिक्कत आएगा जो लगेगा खेती के लिए, लेबर का दिक्कत आएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम थोड़ा सा अगर कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर हम अगर बढ़ेंगे, तो ये भी एक बहुत बढ़िया इसके लिए उपाय जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और इसके लिए अब इसके लिए ज़रूरत जो है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारे जगह अप्लाई होने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो लोकल लेवल का जो प्रोटोटाइप्स होता है, तो लोकल लेवल के प्रोटोटाइप्स बढ़ाने में जोर देना चाहिए। तो इसके लिए जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उस क्षेत्र में काम कर रही है, तो हम जैसे युवाओं का भी, या जो लोग देख रहे हैं, जो लोग देखेंगे, उनका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि ये सारा चीज़ जो है अगर हमें करना है, तो वहाँ का जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर वहाँ का जो हमारे पंचायत के लोग हैं, या फिर वहाँ के जो एनआरएलएम के व्यक्ति है, इन सारे लोगों से हम संपर्क करें और इन सारे चीज़ों को इंश्योर करने का हम थोड़ा सा कोशिश करें। क्योंकि जब तक लोकल प्रोटोटाइप्स नहीं बनेंगे, तब तक ये सारे चीज़ें इंश्योर होने में थोड़ा सा समस्या यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो ये सब करते समय हमें जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिसेस पे ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि चलो लगा तो दिया, मतलब क्या कह सकते हैं हम, हाँ इन्होंने बोला है कि इस तरीके से करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो, हाँ कर दिया कलेक्टिव फार्मिंग। तो एमपी के कॉन्टेक्स्ट का मैं अगर थोड़ा सा बात करूँ, कि महाराष्ट्र में भी ये कई सारी जगहों पे देखा जाता है, देश में भी देखा जाता है कि
प्रैक्टिसेस जो है वो उस तरीके से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रैक्टिसेस का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम धान की बात करें या फिर इन जनरल किसी और कोदू कुटकी का यहाँ का लोकल कॉन्टेक्स्ट का बात करें, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग तरीके से सोइंग होता है। जैसे छिटका होता है कि अपना एक कटोरी ले लिया या फिर एक टोकनी ले लिया, उसमें बहुत सारा चावल रख लिया, जो धान रख लिया, और उसको हम ऐसे फेंकते जा रहे हैं पूरे खेत में फैलता जा रहा है, वो उस तरीके से उग रहा है, जो नॉर्मल होता है। कई सारे जगहों पे अभी भी ये सारे प्रैक्टिसेस होते हैं। तो इन सारे प्रैक्टिसेस को ना करके, ब्रॉडकास्टिंग प्रैक्टिस ना करते हो, हम इसको लाइन सोविंग या श्रीविधि वाला जो प्रैक्टिसेस होते हैं धान की कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इसका, इसीलिए मैंने बोला लोकल प्रोटोटाइप्स जरूरी है। तो ये उदाहरण एक है कि धान के कॉन्टेक्स्ट में या कोदू कुटकी कॉन्टेक्स्ट में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में हम छिटका करके या ब्रॉडकास्टिंग करके ना करके हम लाइन सोविंग या श्री विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी थोड़ा सा कम आएगा। जैसे पूरा खेत में एक एकड़ खेत है जिसका कैपेसिटी है कि वो 10 kg जो है वो 10 कुंटल प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो है न्यूट्रिशंस चाहिए, उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको फॉस्फोरस चाहिए, अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत होता है जमीन पौधों को बड़ा होने में। तो उसमें जो है 100 मान लेते हैं 100 यूनिट वो चीज़ें हैं जो 100 पेड्स के लिए काफ़ी है। अब हमने उसमें 1000 पेड़ डाल दिए, तो वो एक अपना ईल्ड पे जो है, उत्पाद पे जो है ये बहुत बड़ा असर करता है। दूसरा, बारिश का कम ज़्यादा होने में थोड़ा आसानी, बारिश का कम ज़्यादा अगर हुआ तो जो लाइन सोइंग होता है उसमें पानी देने का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत आसान कर सकते हैं हम उसको। तो इस चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देने का हमें ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इनपुट्स का ज़रूरत लगेगा। अब भाई पैसा लगेगा, खाद लगेगा, अच्छा बीज लगेगा, तो ये सब कहाँ से आएगा? अब मार्केट से ही नहीं मिलेगा तो खैर कुछ लोगों के घर में खाद होगा, लेकिन कुछ खाद ज़रूरी है हमारी, क्योंकि हमने तो इतना सब कुछ भसड़ मचा दिया है हमारे ज़मीन में, हमने इतना सारा खाद डाल दिया है, इतना सारा पेस्टिसाइड डाल दिया है कि अब हमारी ज़मीन को आदत हो गई है, लत लग गई है उसको। अब हम इस बार बोलेंगे कि यार 4 DAP की जगह हम 2 ही DAP डालेंगे तो समस्या आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से, अब इसके लिए पैसा भी लगेगा जो कि आज की डेट में हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके की, इसको किस तरीके का इनपुट या किस तरीके का कैसे इंश्योर किया जा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा जो एक तो ऊपर जो मैंने शुरुआत में बताया उन सारे एंटिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा आने का ज़रूरत है। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लैम्प्स एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया में जो है बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो लोगों को बीज उपलब्ध करवाता है, खाद उपलब्ध करवाए। तो इन सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने का ज़रूरत है। उसके बाद जो CSOs है, मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल इसमें बहुत बड़ा बढ़ता है। जो प्रोटोटाइप्स का हम बात कर रहे हैं या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट का हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और वो इसमें बहुत बड़ा एक काम, बहुत बड़ा रोल जो है उनका आने वाले दिनों में हमको दिखाई पड़ता है। अच्छा, इसके लिए जो है मतलब कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने का हमें ज़रूरत है। मतलब ये तो खैर एक लार्जर ये है कि उसके ऊपर एक अलग से बात हो सकता है कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथनिंग किस तरीके से करना चाहिए, या फिर अभी के डेट में हमारे देश में कह सकते हैं कि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन कितने हद तक स्ट्रेंथन है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन अगर हम बात करें तो गांव का जो एक तो जो पुराना चीज़ होता है, जो समाज सभा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर गांव का जो एक जात पंचायत, तो एक वर्ड अलग होगा महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में या फिर पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, बस एक कम्युनिटी का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी का जो इकट्ठापन होता है, उस चीज़ को, उसके बाद जो महिला समूह हर गांव में आज देश में पूरे बने हुए हैं। हम वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भेजा था जिसमें बोला गया कि इसमें इंडिया में महिला समूह की महिलाओं द्वारा जो इतना सारा मास्क, सैनिटाइज़र का चीज़ें बन रहा है, तो पूरे देश में ये सब चीज़ बना हुआ है, तो उसको और स्ट्रेंथनिंग होने का ज़रूरत है। विमेन कलेक्टिव्स जो मतलब महिला समूह आया, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है, कुछ गांव में युवाओं के जो संगठन बने हैं, कुछ गांव में प्रगतिशील किसानों के ग्रुप्स बने हैं। तो इन सारे लोगों को थोड़ा गांव लेवल पे इकट्ठा आके पहले गांव का उस तरीके से प्लानिंग करना, या फिर क्या कह सकते, एक यूनिटी गाँव में लाने का इसमें ज़रूरत है। तो इसमें ग्राम सभा का रोल फिर आगे उस तरीके से बहुत काम करेगा। और इन सारी चीज़ों में, अब इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कौन करेगा? अब ये प्रोटोटाइप्स बनेंगे, अभी कौन बनाएगा, या फिर इसके लिए पैसा लगेगा। आप CCL में कर सकते हैं SHG का, बट कौन करेगा? तो इसके लिए थोड़ा सा जो है जो इन्वेस्टर जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये कौन लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिनको हमें ढूंढने का ज़रूरत है साथियों। जो SHG का जो मतलब
सेविंग्स है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी है, जो महिलाओं की जो बचत है। उसके बाद बैंक के साथ जो लिंकेजेस है, फिर केसीसी नाम का, मतलब केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद लैम्प से कुछ चीज़ें मिल सकती है। बैंक के साथ जो सीसीएल सीआईएफ आरएफ का जो बात किया हमने, वो एक हो सकता है। उसके बाद पंचायत के पास कुछ राशि आया हुआ है तो, या फिर पंचायत अपने से कुछ जो राशि खर्च कर सकता है, वो एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो एनआरईजीएस एक बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वेस्ट हो सकती है। 10 मिनट हमारे पास और बचे हैं, कवर करने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो जाएगा। एकलव्य टीम को मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगूंगा कि लेट होने के लिए। तो इसमें जो है थोड़ा सा और समस्या, जो ये सारे इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो अभी एक चीज़ें हो रही है कि जो वल्नरेबल फैमिलीज़ है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जो हमने पहले भी शुरुआत में बात किया, उसका ही एक और इम्पैक्ट हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मतलब क्या कहते हैं, वेस्ट इंटरेस्ट का जो हम बात कह सकते हैं कि जो फ़ायदा लेने के लिए लोग, जैसे अभी हम यहाँ का बात कर रहे हैं, तो आज का बात करें तो तरबूज अभी यहाँ पे मिल रहा है। तो जो तरबूज डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मंडला में जो 20 रुपये किलो से लोग खरीद रहे हैं, वो लोग यहाँ आके तरबूज जो है वो 40 रुपये किलो से बेच रहे हैं। उसके बाद जो महुआ का जो हमने बात किया कि 25 रुपये किलो ले रहे हैं, लेकिन जब बेचने का बात आ रहा है तब वो 50 रुपये किलो के आसपास सूखा हुआ महुआ 3-4 दिन में सूख जाता है, वो सुखा के बेच रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का एक समस्या हो रहा है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा कई सारी गाइडलाइंस आ चुके हैं, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो वो गाइडलाइंस हमारे तक पहुँचने में बहुत बड़ा एक समस्या है। उसके बाद वायलेंस का जो देखा जाए तो वायलेंस काफ़ी हद तक जो है हम इसे कह सकते हैं बढ़ गया है। मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कह सकते हैं कि अब सारा लोग घर में ही है, अपने ही गांव में महुआ है तो उसको बनाया जा रहा है, पिया भी जा रहा है। तो विमेंस के ऊपर जो एक लोड का हम बात कर रहे थे पहले जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी एक उसका एस्पेक्ट है कि वायलेंस भी उस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अब ये सारी चीज़, अब जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर बात किया कि अब थोड़ा सवाल से ही रिलेटेड है, इसीलिए वो सवाल ले रहा हो। सिर्फ विकास ने ये सवाल रखा है कि मतलब जो रूरल इकोनॉमी है, उस रूरल इकोनॉमी को हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो एक तो ये ओवरऑल जो मैंने बोला कि इस वीडियो के बाद भी एक लॉन्ग टर्म हमें सोचने का ज़रूरत है कि ये इम्पैक्ट जो हो रहा है, या फिर इसके लिए जो हम बात करिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि मतलब जो गांव का जो क्या कह सकते हैं हम उसे, गांव का मिट्टी जो है, फिर गांव का जो ओरिजिननेस है, उस चीज़ को थोड़ा सा हमें बरकरार रखने का ज़रूरत है। जो गांधी ने जो स्वराज का पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि गांव का ज़रूरत जो है वो गांव में ही पूरा करने का चीज़, जैसे वो मैं आर्टिकल इसी लाइव के कमेंट में वो आर्टिकल मैं शेयर करूँगा जो गुमला का है, जिसमें वो महिला कह रही है कि कोविड का मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो आर्टिकल हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। वो बोल रही है कि मेरा ज़िंदगी तो ऐसे चल रहा है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोविड से, मेरे घर में उतना राशन पानी है, कोई आपत्ति नहीं है। और जो मिर्ची, मतलब जैसे मेरे को मिर्ची चाहिए तो मिर्ची मेरे घर में है, तेल खाने का मेरा आदत नहीं है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें इसमें आ सकता है। तो मतलब इसके लिए वो मैं शेयर करूँगा, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, हिंदी में ही है। तो थोड़ा सा इसको हमें जो चीज़ें बदलाव की जो ज़रूरत है, जो ओवरऑल सोसाइटी को या फिर स्पेशली विलेज को जो बदलाव का ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं तो एक ओवरऑल चेंजेस हम देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि भाई एक जो है मतलब हाइजीन प्रैक्टिसेस का जो है वो हमें थोड़ा सा और मतलब इस कोरोना की वजह से तो हाइजीन प्रैक्टिस पे काफ़ी लोगों का ध्यान गया। जैसे भाई दिन में 4 बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है, उसके बाद छींके तो मुंह को कपड़े से ढांकना है, खांसना नहीं है, मतलब खांसे तो मुंह को ढांक, ये सारा जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है इसको एक थोड़ा बढ़ावा भी मिला है। इसका डिस्कशन हुआ है हमारी सोसाइटी में, मतलब क्या कह सकते हैं, ग्राउंड तक उसका डिस्कशन हुआ है इस सारे प्रैक्टिसेस का। तो ये हमें भी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट का अगर हम बात करें रूरल एरिया का, तो इसका हमें और थोड़ा बदलाव या फिर इसी जो अभी है उसको कंटिन्यू थोड़ा करने का ज़रूरत है। उसके बाद जो माइग्रेंट्स का लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा दिक्कत करता है। शहर का जो पूरा लाइफस्टाइल है वो हमें झगमगाता हुआ दिखाई देता है, तो उसको थोड़ा सा कहीं पे ब्रेक करने का हमें ज़रूरत लग रहा है। तो ये कुछ बिहेवियरल चेंजेस हमारे अंदर आने का ज़रूरत है, हमारे गांव के अंदर आने का ज़रूरत है। हम जो नॉर्मली मतलब ऐसे कह सकते हैं अब गांव की मिट्टी बदल गई, गांव अब गांव नहीं रहा। ये जो बातें आती है तो ये बातें इसीलिए आती है कि गांव का मिट्टी तो काला ही है, मिट्टी तो भूरा ही है, मिट्टी तो बर्रा ही है। मिट्टी बदल गया मतलब गांव के लोगों का जो बिहेवियर है या गांव के लोगों का जो मतलब क्या स्वभाव है उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं।
तो हम लोग गांव में रहना नहीं चाहते, हमको शहर में ही जाना है। गांव में कौन रहेगा, तो गांव में एक तो बूढ़े लोग रहेंगे, एक तो महिलाएं रहेंगी जो अनपढ़ वगैरह लोग हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी बन रहा है, इसको थोड़ा सा हमें रिड्यूस करने का और ज़रूरत है। तो माइग्रेंट्स का जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा और हमें सामने लाने का ज़रूरत है। जब माइग्रेंट्स हुए हैं तो किस तरीके से मतलब माइग्रेंट्स का आप देखिए ना, जैसे जो आप मुंबई, पुणे या देश के बड़े बड़े शहरों में जो हमने देखा होगा कि मतलब 10 बाय 10 का कमरा है, उस कमरे में 10 लोग रह रहे हैं। मतलब जो महाराष्ट्र में जो बहुत बड़ा एक पिछले कई दिनों से जो चल ही रहा है, स्पेशली मुंबई में, यूपी बिहार के लोगों को लेके या पूरे नॉर्थ के लोगों को लेके, वो कैसे हम देख रहे हैं कि 10 बाय 10 का छोटा सा कमरा है, उसमें कई सारे लोग 20-25 लोग रह रहे हैं, कुछ माले के ऊपर रह रहा है, कुछ माले के नीचे रह रहा है। तो ये वहाँ पे पानी किस तरीके से मिल रहा है, माइग्रेंट्स के लिए हमारे पास सरकार क्या दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा उस लाइफस्टाइल से अवगत हमको कराना पड़ेगा कि देख भाई, बीवी बच्चों से दूर रह रहा है, कोई अनस्किल्ड लेबर का काम कर रहा है, तो कोई बीमा नहीं है, क्या होगा आगे पता नहीं है। तो ये सारा चीज़ों का समस्या, तो ये सब हमें गांव में थोड़ा सा डिस्कस करके लोगों के सामने रखना पड़ेगा। उसके ऊपर सोशल गैदरिंग का जो ज़रूरत है, जो हमने पहले भी बात किया कि सोशल गैदरिंग लगभग हम मानते हैं कि ख़त्म ही हो गया है सोशल गैदरिंग। मतलब आज हमारा जो बच्चा है उसको अपने पिताजी के साथ बैठना नहीं, उसको अपने मोबाइल पे गेम खेलना है। जो आज का युवा है उसको बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना है। जनरेशन का जो हम कह सकते हैं कि मतलब पोता, पिताजी और दादाजी, ये सारा जो जनरेशन का एक सेटिंग होता है, ये सेटिंग खत्म हो चुका है हमारे सिस्टम से। तो ये सेटिंग होने का कहीं पे तो ज़रूरत है। जब ये सोशल गैदरिंग बढ़ेगा तभी तो एक परिवार का मतलब क्या कह सकते हैं हम उसे, कि परिवार का इम्पोर्टेंस या फिर एक अहमियत हमें समझ में आएगी, एक यूनिटी, या फिर ये मेरा गांव है, ये मेरी मिट्टी है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और तभी तो ये माइग्रेशन उस तरीके से, ऑब्वियसली ये अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई माइग्रेशन नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो पहले जो हमने बात किया है इसके पहले कि किस तरीके का प्रोटोटाइप्स बनना चाहिए, किस तरीके का चीज़ें डेवलप होना चाहिए, किस तरीके का लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस होने चाहिए, किस तरीके का लोकल लाइवलीहुड डेवलप करने का हमें ज़रूरत है, वो सारा जब इंश्योर होगा तब ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट, ये सारे बिहेवियरल चेंजेस शायद अपने आप आ सकता है, या हमें उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो जो नया जनरेशन है, जो हमारा जनरेशन है साथियों, इनको थोड़ा बुजुर्गों के साथ, हमारे पिताजी के जनरेशन के साथ, इनके साथ बैठना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, इनको सुनाना पड़ेगा। तो ये तो खैर एक परिवार का बात हुआ। परिवार के बाद भी हमें गांव में अलग अलग तरीके का जो गैदरिंग्स होते हैं, हमारे त्योहार होते हैं, तो ये सोशल गैदरिंग्स जिसे हम कह सकते हैं विलेज लेवल का, इस सारे गैदरिंग्स को बढ़ाने का हमें ज़रूरत है। और एक रिस्क टेकिंग का फैक्टर तो आएगा जिसमें हमारा सब लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो 4 महीने काम करता है, फिर 8 महीने गांव में रहता है, फिर 4 महीने काम करता है, 8 महीने गांव में रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए गांव के एटमॉस्फेयर में ढलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको उसके साथ एक काउंसलिंग हम कह सकते हैं, उसके साथ एक बढ़िया तरीके का डायलॉग हमें करने का ज़रूरत है। उसको दूर ना करके हमें उसको पास लाने का ज़रूरत है, उसके साथ बातचीत करने का ज़रूरत है कि किस तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं, या किस तरीके से हम लोकल लेवल पे उसके परिवार को, उसके घर को चलाने के लिए हम मदद करेंगे, तभी वो अपने गांव में टिक पाएगा, वो अपने गांव से बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें सोचने का ज़रूरत है। तो एक अंत का एक 2 मिनट का पॉइंट है, तो इस सब के लिए जो एक असेसमेंट हमें करना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी तो होगी नहीं कि वैभव नाम का एक ठो लड़का था और वो मोबाइल पे हमरे आके 2 ठो चीज़ें बता दिया और 4 ठो चीज़ें हम गांव में करेंगे तो हमारा गांव डेवलप होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें युवा साथी या फिर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके या फिर पंचायत के साथ मिलके कुछ असेसमेंट हमें करने का ज़रूरत है। तो कलेक्टिव्स जो है हमारे SHG है, वीवो है, इन सब लोगों के साथ बैठ के एक माइक्रो MSP जो होता है, माइक्रो सेविंग प्लान जो होता है, या लाइवलीहुड प्लान जो होता है, वो बढ़िया तरीके से इनका बनाने का ज़रूरत है। उसके बाद जो है ये इम्पैक्ट जो होगा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मंडला में इम्पैक्ट हो रहा है, जो मोहगांव में इम्पैक्ट हो रहा है, वह सेम इम्पैक्ट देश के किसी और जगह पे हो। तो इसके लिए हमें वहाँ के इम्पैक्ट का असेसमेंट करना पड़ेगा और इसका लार्जर लेवल पे जाके आने वाले 1 साल में इसका क्या परिणाम वहाँ के लोकल इकोनॉमी पे, सोशल चीज़ों पे होगा, एक व्यक्ति के जीवन में उसका क्या बदलाव आएगा। तो इस पे हमें थोड़ा सा असेसमेंट करने का ज़रूरत है। तो जो हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बात किए, तो अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट हमें उस तरीके से बात करना पड़ेगा या असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमारे पास अभी की स्थिति में कितना इन्वेस्टमेंट करने लायक चीज़ें हैं, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना कॉर्पस हमारे पास है, और आने वाले समय में इसको हम किस तरीके से, और जो कमियां हैं वो हम बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद जो है मार्केट का बहुत बड़ा एक स्टडी करने का हमें ज़रूरत है, वो स्टडी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसान उस तरीके से चीज़ें, एक तो वो मार्केट पे डिपेंड ना रह के गांव के लिए ही वो चीज़ें करे, लेकिन जो एक बड़े फार्मर्स है, जो एक बड़े किसान हैं, तो वो अगर उस चीज़ों को करे तो एक मार्केट को डील करने का बहुत बड़ा, बेसिकली जहाँ पे कैश क्रॉप होता है तो वो लोग मार्केट का थोड़ा सा देखें, और एक लोकल प्रोडक्शन सिस्टम, मार्केट को अगर हम वहाँ से थोड़ा सा उसका वैल्यू कम कर देते हैं तो एक लोकल प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ावा देने का बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा असेसमेंट करने के लिए हमें गांव के महिलाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें गांव के पुरुषों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, ये तो अपने आप तो होगा नहीं, जब जैसे मैंने बोला इसलिए तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। हम सबको अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ये सारा चीज़ें करने का ज़रूरत है। तो इसमें सारा चीज़ें लगभग मैंने कवर कर दिया है कि हमें अगर आने वाले समय में इससे डील करना है, रूरल इकोनॉमी या फिर जो भी हमारा सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमें क्या क्या चीज़ें करने का ज़रूरत है। तो इसमें अंत इसका मैं करता हूँ। तो इसका एक बार ओवरऑल पूरा जो है पॉइंटर्स में हम बात करेंगे। तो हमने कोविड-19 का माइग्रेंट्स और ट्राइबल पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने का कोशिश किया। इसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में हमने NREGS का बात किया, वनोपज संग्रह का बात किया, CCL CIF का बात किया, और जैविक खाद बनाने का इस तरीके का बात किया। और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है या लॉन्ग टर्म एक वो करने का एंगेजमेंट का ज़रूरत है, उसके लिए हमने बात किया कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, पंचायत, NRLM, एडमिन, बैंक, CSO, MFIs और डोनर्स, पार्टनर्स, इंडिविजुअल, इन सारे चीज़ों को इकट्ठा आना पड़ेगा, या फिर हमें लीड लेके इन सारे लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा। अच्छा, ये लोग क्या करेंगे, तो लोकल लाइवलीहुड जनरेट के लिए ऑप्शंस डिसाइड करेंगे, मॉडर्न एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, किसानी के लिए एक अलग से, किसानी के साथ साथ एक और चीज़ों का जो हम साइड बिजनेस या फिर साइड वो कर सकते हैं वो करेंगे, और गवर्नमेंट का जो अलग अलग स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम सही तरीके से करेंगे। और उसके लिए एक लोकल प्रोडक्शन सिस्टम्स बनाने का ज़रूरत है, जिसमें हम लोकल प्रोड्यूस, सीरियल्स, मिलेट्स, इस चीज़ों को जोर देंगे। सब्जी जो लोकल में होती है उस सब्जी पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी एरिया, कम्युनिटी लैंड, इसका सही से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग जो है, कलेक्टिव फार्मिंग्स को हम बढ़िया उसको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे या उसके ऊपर ध्यान देंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, लोकल लेवल का हम प्रोटोटाइप्स इसमें बनाएंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिसेस का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें करना पड़ेगा। और इनपुट्स की जो बात की है, तो अभी तो अनसर्टन है, बहुत सारा चीज़ें हो सकता है। जो मेरे दिमाग में आ रहा था, एक लैम्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है। इसके बाद जो है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है। तो हमारा जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके बाद वीमेन कलेक्टिव्स के, और VO है, यूथ ग्रुप गांव में होंगे, हमारा ग्राम सभा है, ये सारी चीज़ों को और स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत हमें है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो इसके लिए SHG का सेविंग एक इन्वेस्ट हो सकती है, बैंक के लिंकेजेस एक इन्वेस्ट है, पंचायत एक इन्वेस्टर है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट इसमें है, जो पंचायत को सीधा डायरेक्टली पैसा देगा। उसके बाद NREGS बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और कुछ एडिशनल जो बात कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल डोनर्स है, वो एक इन्वेस्टर इसमें हो सकते हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि हमारा जो बिहेवियरल चेंजेस हमें लाने का ज़रूरत है, इन सारा ये लाइफ मतलब क्या कर सकते हैं हम उसे, एक लॉन्ग टर्म इसको बदलाव के लिए। तो एक माइग्रेंट्स का लाइफस्टाइल को गांव में ये सारी चीज़ों का बात होने का ज़रूरत है। रिस्क टेकिंग हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप रिस्क लीजिए, हमें लोगों का साथ देना पड़ेगा अगर इस सारी चीज़ों में बदलाव लाना है तो। और इन सारे चीज़ों को करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक असेसमेंट का होता है। तो उसके लिए हमें कलेक्टिव्स के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, उसके साथ VOs के साथ मीटिंग करना पड़ेगा, उनका लाइवलीहुड प्लान बनाना पड़ेगा, वो क्या है, अगर बना हुआ है तो वो क्या है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आने वाले एक साल में, 2 साल में हमारे गांव पे, हमारे इलाके में ये महामारी कोविड का क्या परिणाम होगा, उसको एक एसेस करना पड़ेगा। फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या अभी है और क्या आने वाले समय में करने का ज़रूरत है, इसका हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। मार्केट का हमें असेसमेंट करना पड़ेगा, और जो लोकल प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करने का बात करने हैं, इसका हमें असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब कोविड का इम्पैक्ट, और उससे कह सकते हैं हम कि आने वाले समय में कैसे हम डील करेंगे, हमारे इकोनॉमी को, हमारे जीवन को बचाने के लिए इसका एक पूरा चीज़ था।
आप सबने सुना, इसके लिए सभी लोगों का शुक्रिया, एकलव्य का शुक्रिया कि उन्होंने ये सब बातें रखने का मौका दिया। अब मैं थोड़ा सा सवालों के ऊपर पहले से ही शुरुआत करूँगा कि क्या क्या सवाल यहाँ पर रखे गए हैं। तो हाउ मेनी माइग्रेंट्स लेबर्स इन मंडला, तो लगभग मंडला में जो है 35,000 के आसपास लेबर्स बाहर हर साल जाते हैं। ये एक ओवरऑल अंदाज़ा है। उसमें से अभी के डेट में जो है काफ़ी मतलब लगभग क्या कह सकते हैं कि 70% के आसपास लोग वापस आ चुके हैं, और कुछ लोग जो 30% लोग हैं वो अभी कई सारे जगह पे फंसे हुए हैं, तो वो वापस अभी आने हैं। उसके बाद जो है राशन कार्ड होने के बाद भी परिवार के कई लोगों का नाम ऑनलाइन नहीं है, जिसकी वजह से राशन कार्ड होते भी लाभ से वंचित है। सही बात है आपकी, इसमें कुछ लोगों के तो राशन कार्ड नहीं है, और जो नए जिनके है तो सदस्यों के नाम होने के कारण वो वंचित है। एक बहुत बढ़िया मुद्दा आपने रखा। तो मोहगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस प्रदान है, मृदा है, उसके बाद परिवार है। ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है, और एडमिन तो सारा मतलब पूरा सिस्टम ही है। तो यही लोग यहाँ पर अभी की डेट में काम कर रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टरों ने क्लिनिक बंद किया, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है इसके लिए अब। लेकिन सरकारी में आने के लिए लोगों के मन में एक खौफ, एक डर यहाँ पे बैठा हुआ है। कुछ लोगों को कुछ इलाके में कम राशन मिल रहा है, बात सही है कि 5 किलो पर व्यक्ति बोला गया है, लेकिन 4 किलो ही मिल रहा है। कुछ सवाल जो है वो मैं बस ले रहा हूँ, बाकी आप सब लोगों ने जो मुद्दे इसमें ऐड किए वो बहुत ज़रूरी है जो मुझसे छूटे गए हैं। सही बात किया है आपने धर्मेंद्र। अब ये हमारे वास्तविक मतलब क्या कहते हैं, सैड रियलिटी जिसे हम कह सकते हैं वो है। इस पे हम सारे युवाओं को इकट्ठा के सोचना पड़ेगा कि इस सैड रियलिटी को हम किस तरीके से बदल सकते हैं आने वाले समय में। ये घुमंतू लोग मतलब जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, जो घुमंतू लोग हैं, उनका आपने सही यहाँ पे बोला है धर्मेंद्र कि बहुत ही मुश्किल है इनका हाल बयां करना, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, शासन स्तर पे कोई योजनाओं का लाभ इस वजह से नहीं मिल रहा है। और कोविड की वजह तो बहुत ही समस्या हुआ है कि जिस गाँव में फंसे हैं उस गाँव में तो गाँव के लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं इनको। कोविड की वजह से तो ये हुआ है कि एक दूसरे से दूर रहना है, तो ये एक बहुत बड़ा समस्या आया है। पूछ रहे हैं कि यहाँ का कंडीशन बेटर होने में कितना समय लगेगा। तो अभी देखा जाए तो यहाँ का कंडीशन ख़राब ही नहीं है, तो समय बेटर ही है। बस आने वाले चीज़ों में बाहर का इम्पैक्ट हम लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए वो इम्पैक्ट को हम कम करने के लिए सारा पूरा प्लान हम बनाए जो ज़मीनी स्तर पे भी अभी उतर रहा है। तो कंडीशन बेटर ही है अभी की स्थिति में तो यहाँ का, और उस कंडीशन को बेटर ही रखने के लिए हम सारा लोग प्लान यहाँ पर अभी कर रहे हैं। प्रदीप ने जो मुद्दा कहा है वो बहुत ज़रूरी है कि लोग पैदल आ रहे हैं। जो मैंने नरसिंहपुर का बोला, सतना की एक महिला थी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो औरंगाबाद से पैदल आई है। तो ये मतलब सच में उस दिन बहुत दुख हुआ ये सुन के कि इस तरीके का चीज़ें हमारे देश में जो है वो है, लोगों के साथ ये हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है, उसको बहुत ध्यान देने का सरकार की तरफ से ज़रूरत है। जैविक खाद का पर्याय तो बहुत बढ़िया ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा में काम मिलना आसान नहीं है, स्थानिक प्रशासन के दुर्लक्षता के चलते रोजगार सेवक मानहानि करते हैं, करीबी लोग मित्रों को हाजिरी लगाते हैं। इसके लिए एक बहुत इसीलिए मैंने बोला कि सिविल सोसाइटी का रोल जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इंश्योर की है। हम लोगों ने जो एक मतलब CFT जो है क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम को भी यहाँ प्रदान उस तरीके से लीड कर रहा है या फिर उस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इंश्योर की है कि गांव का रोजगार सहायक इसमें करप्ट ना हो, इस गांव का मेट इसमें फर्जी हाजिरी ना भराए। ये सारी चीज़ें हमने इसमें लाने का कोशिश किया है। तो ये हम सब लोगों को अपने अपने गाँव में ये सारी चीज़ों का करने का ज़रूरत है। ये हमारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनता है। हाँ, कैलाश ने जो बात रखा है लैंड फ्रेगमेंटेशन का बात ज़रूरी है, किचन सही है। उसके बाद कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्क का ज़रूरत है कार्तिक, बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों का। ये जो है मतलब कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्क जो है या फिर कलेक्टिव फार्मिंग या फिर कम्युनिटी लैंड का जो वर्क होगा, ये सारे वर्क जो है ये हमारे रिस्क को बहुत यहाँ पे कम करेंगे। सही है।
विकास के सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। प्रदीप का सवाल है कि प्रदान संस्था के साथ मेरा सफ़र कैसा रहा और इस संस्था के साथ मिलकर मैंने क्या क्या किया, किस तरीके से किया। तो एक बहुत बड़ा जर्नी है, बहुत सारे पापड़ बेले हैं इसके लिए, यहाँ पर रह के यहाँ का व्यवस्था बदलने के लिए अभी भी बेल रहे हैं, बहुत सारे पत्थर खाए, लाठियाँ भी खाई है कई जगह पे। तो बहुत ही रोमांचक मेरा सफ़र यहाँ पर प्रदान में पिछले 2 सालों से रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। कल मेरे एक मेंटोर मुझसे पूछ रहे थे कि आर यू सेटिस्फाइड विद प्रदान, तो मैंने बोला बिल्कुल 200% सेटिस्फाइड हूँ। तो इसके लिए एक अलग बात करने का कोशिश है, मौका मिले तो इसके लिए बहुत इसके ऊपर भी बात करूँगा। यहाँ के मेरे जो लोकल अनुभव है, फिर सोसाइटी को लेके, सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को लेके, जेंडर्स को लेके, मतलब तरीके सरकारी स्कीम्स को लेके, ये सारे अनुभव बहुत है। शायद ये समय नहीं है उन सारे अनुभवों को रखने का। कहीं पे अगर क्या कह सकते हैं हम उसे, समय मिले या प्लेटफॉर्म मिले तो इन सारे चीज़ों को मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे अच्छा लगेगा ये सारा शेयर करने में, क्योंकि ये ज़रूरत है कि हम जैसे लोगों का, इस पे 1-2 मिनट में बाद में बात करूंगा। 15 साल पीछे गए तो पूर्वजों में जिस तरीके से खेती किया, सही बात है, हमारी इस तरीके से थोड़ा सा हमें और बढ़ावा देने का ज़रूरत है, ज़रूरत तो है ही। सर, आप जो ट्राइबल कम्युनिटी वर्क करते हो उसमें कम्युनिटी मेंबर्स रीति रिवाज से, अच्छा, पारंपरिक रीति रिवाज से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलती है? तो हमारे जो गोंड आदिवासी जो हमारे हैं यहाँ पर, तो यहाँ समाज सभा चलती है। समाज जो एक पुराना पारंपरिक सिस्टम है, तो समाज सभा का काफ़ी इंपॉर्टेंस अभी यहाँ पे है, जिसमें जस्टिस का काम एक अच्छा है। और गांव में हर साल का प्लानिंग भी उस तरीके से सुदीन जैसा एक दिन मनाया जाता है साल के शुरुआत में, या सीज़न मानसून या खरीफ के शुरुआत में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंश्योर है ऑलरेडी। भैया, इस लॉकडाउन के बीच काफ़ी घरों में डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, उसे कॉम्बैट करने के लिए बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब ख्याल इस तरीके से मेरे पास तो कोई ऐसा वो नहीं है कि जादू का छड़ी या फिर मैं लाइव आके एक ठो निवेदन कर दूं कि भाई कल से सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस बंद कर दे तो लोग बंद कर देंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा समझने का ज़रूरत है मेघन, कि अगर हमारे आसपास आस पड़ोस में ये कहीं हो रहा है, या फिर हम उसको देख पा रहे हैं, तो हम उसको रोके, या फिर हम उस व्यक्ति के साथ बात करें। बात करने से काफ़ी मामले सुलझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इंश्योर करना पड़ेगा, हमारा जिम्मेदारी इसमें बनता है, नॉट फॉर कोविड, फॉर द लॉन्ग टर्म। वन उपजीविका आप सामूहिक तौर पे बेचते हैं या व्यक्तिगत तौर पे बेचते हैं? जनरली ये गांव में एक जगह पे, मतलब 2 तरीके का सिस्टम है। जैसे तेंदुपत्ता का अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से अपना एक फंड होते हैं, सरकार की तरफ से एक सिस्टम होता है, तो वहाँ पे लोग इंडिविजुअल अपना अपना जाके बेचते हैं। महुआ कलेक्शन के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी है, और लेकिन इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रधान जैसे सीएसओ ने इस तरीके को सिस्टम सेटिंग करने का जो गांव में कोशिश किया है, वो यही है कि गांव के एसएचजी या गांव का वीओ पूरे गांव का खरीदे और उसको बल्क में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बेचे, इस तरीके का किया है। नरेगा के कार्ड पर मजदूरों को एमपी सरकार कहां तक मदद कर रही है? जैसे कि हम देख रहे हैं देश बहुत डिफ़िकल्टी समस्या से जूझ रहा है, और वहाँ बहुत ज़्यादा घुमंतु समाज है जो ज़्यादा खेती। सही बात है विकी आपकी कि देश में बहुत सारा समस्या एमजी नरेगा के लिए हो रहा है, बट एमपी का अगर हम बात करें तो एमपी में भी बहुत समस्या है, क्योंकि एमपी का अगर हम मतलब सरकार का सिस्टम अगर हम देख पाए तो जब देश में पूरा लॉकडाउन का समस्या चल रहा था, देश में कई सारे केसेस बढ़ गए थे, तब हमारे एमपी में सरकार बनाने में लोग व्यस्त रहे, और सरकार तो बन गई खैर, और लेकिन अभी आज की डेट में मतलब एमपी का हेल्थ मिनिस्टर जो है वो पिछले सोमवार को, मतलब 21 तारीख को एमपी के हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। वो एक अलग डिस्कशन है, खैर आज वो मौका नहीं है जिस पे मैं बात करूं। तो एमपी में अभी देखा जाए तो सिर्फ 5 ही मिनिस्टर्स है। तो मैंने जो गवर्नमेंट के रोल का, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट का बात किया, उसमें जो डिसीजन बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पॉलिसी लेवल पे हुआ है। बट मंडला डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर और सीओ, इन सारे लोगों के द्वारा, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पिच करके ये सारे चीज़ों को बढ़ावा दिया है और काम यहाँ पे लगे हैं। आदिवासी लोग अपने जंगल के उत्पाद मार्केट में लाते हैं, उसे ग्लोबल मार्केट अगर देने को सोचे तो क्या करना चाहिए? ये वनवासी लोगों का जनजीवन सुधार वाला सवाल है, कृपया उत्तर देने का प्रयास
करे। बिल्कुल प्रयास क्या मतलब, बिल्कुल मैं उत्तर दूंगा ही मारुति। इसको ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने के लिए तो शायद ज़रूरत है हम जैसे लोगों का, जो एक इस तरीके का सिस्टम रख पाए। जैसे अब एक हमारे दोस्त का बात किए तो एक व्यक्ति महाराष्ट्र के हमारे दोस्त हैं विनायक, जिन्होंने बकरी के दूध से साबुन बनाने का प्रक्रिया शुरू किया। या फिर हमारे दोस्त है जो बैम्बू, या फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो लोकल ट्राइबल लोग हैं या बैगा लोग हैं, वो पेंटिंग्स बनाते बहुत बढ़िया। तो इन सारे चीज़ों के लिए इन सारे चीज़ों को मार्केट तक लिंक करने के लिए हम सारे लोगों का, एक तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ही, लेकिन हम जैसे युवा लोगों का एक जिम्मेदारी बनता है कि हम सब लोग इसमें उतरे और ये जो सारा जो गैप हम देख रहे हैं, इन सारे गैप को हम भरने का कोशिश करें। तो इसका ब्रिज जो है, एक बढ़िया ब्रिज हम यहाँ पे बन सकते हैं। 2000 बिना किसी इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसका शिक्षा पे क्या असर होगा, तो मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था तो एक अनिल हमारे साथी है जो इस पे सवाल जिन्होंने रखा है, शिक्षा पर क्या असर होगा। तो मतलब एक तो देश में शिक्षा पे क्या असर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में बहुत सारे मतलब शिक्षा व्यवस्था के ऊपर रिसर्च करने वाले बहुत सारे पॉलिसी में लेवल पे भी लोग हैं। ये सारे लोग इसका बहुत बढ़िया तरीके से शायद कुछ ना कुछ इसका हल ढूंढ ही रहे होंगे। बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात किए तो शिक्षा का लेवल वैसे ही क्या कह सकते हैं, उसे वैसे ही डाउन था, या फिर वैसे ही उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो अब कोविड के चलते तो और ही ये हैम्पर हुआ है। लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है, तो हो सकता है स्कूल कब खुलेंगे पता नहीं, बट खुलने के बाद भी लोग कितना इस चीज़ को देख पाएंगे, या बच्चे कितना स्कूल में जा पाएंगे, या टीचर उस तरीके से। मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा व्यवस्था का एक अलग ही माहौल यहाँ पर है। वो एक खैर बोलने का अलग टॉपिक है कि यहाँ पे परमानेंट टीचर ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, जो अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर है। ये एक बहुत बड़ा एमपी में एजुकेशन के ऊपर समस्या है। तो खैर अब सरकार जिस तरीके से चीज़ों को फंड्स को कटिंग कर रही है, तो इन सारे लोगों का पेमेंट तो पहले, ये लोग जनवरी से ही अपना धरना दे रहे हैं भोपाल में जाकर, तो इनका पहले ही पेमेंट का समस्या है। अब ये लोग आने वाले सत्र में कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं रहता। जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर रहते हैं, अतिथि शिक्षक रहते हैं, तो एक स्कूल में जहाँ तक 6वीं तक स्कूल है या 5वीं तक स्कूल है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति है टीचर, जो प्रिंसिपल है। उसको सरकार के कई सारे आदेशों का पालन करना पड़ता है, तो वो सिखाएगा कब। तो ये शिक्षा व्यवस्था जो है एमपी का, वो कह सकते हैं हम पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के ऊपर निर्भर है। तो इनका भी व्यक्तिगत बहुत सारा दिक्कत है, पॉलिसी लेवल पे भी दिक्कत है। तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो आपने सवाल रखा, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो मेरे मन में भी वो क्वेश्चन मार्क है ही कि उसका आगे क्या होगा। खैर जो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करने वाली जो कई सारी संस्थाएं हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसी, तो उन सारे संस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने इसके बारे में ज़रूर ही सोचना चाहिए। तो पेशा और वन हक के अधिकारों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा हमें, ये बहुत ज़रूरी है। विराज जो एक और सवाल रख रहे हैं कि गांव में जो लोग जिनका रोज़ मतलब जो डेली वेज वर्कर हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए नरेगा एक बहुत बड़ा साधन है। विराज हमारे साथी है पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज के, और विराज, लेकिन महाराष्ट्र में एमजी नरेगा का एक बहुत बड़ा समस्या जो हुआ है कि महाराष्ट्र में एमजी नरेगा काफ़ी हद तक उसका काम नहीं होते हैं, या फिर जेसीबी लगा के लोग अपना काम निकाल लेते हैं, मजदूर नहीं मिलती है, बहुत बड़ा समस्या है। तो यही एक समय है अच्छा, जहाँ पर हम एमजी नरेगा का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो एमजी नरेगा को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का समय जो है ये अभी है, और ये ज़रूरत है, और लोग भी इसमें अच्छे तरीके से शामिल हो सकते हैं, और लोगों को एमजी नरेगा का इम्पोर्टेंस जो है वो भी एक बढ़िया तरीके से यहाँ समझ में आ सकता है। तो ये शायद एक इसका सोल्यूशन या फिर एक हम कर सकते हैं। माधवी ने जो सवाल रखा है कि कुरमा और गोटुल जैसी परंपराएं वहाँ नज़र आती है क्या। जब जब यहाँ का जर्नी शायद कई प्लेटफॉर्म मिले, तो वो जर्नी जब मैं शेयर करूँगा तो उसमें शायद इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपके। अभी हम टाइम बहुत हमने क्रॉस कर लिया है लिमिट,
तो इसका ऐसी परंपराएं कई जगह पर यहाँ पर है, उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों इफेक्ट है। कुछ व्यवस्थाएं जो पुरानी व्यवस्था है उनको हम नए सिरे से नए तरीके से लागू करने का या नए तरीके से चालू करने का, गोटूल जो व्यवस्था है उसको नए तरीके से चालू करने का कोशिश हम पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं। मैं पर्सनली इसमें एंगेज अभी हूँ गोटूल के लिए। तो इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। अगर आपको और इसमें इच्छा है तो आप हम पर्सनल भी इसमें बात कर सकते हैं। पोल्ट्री के काम कर रहा था केसला ब्लॉक में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बट अभी वो सब बंद है, तो वो सारे बेनिफिशियरी के लिए लाइवलीहुड एंड हो गया है, उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। इसके लिए अरविंद बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है और स्पेसिफिकली भी रखा है। तो इसके लिए भी जो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का हमने बात किया वो एक सोल्यूशन हो रहा है। और अभी पूरा एमपी के कॉन्टेक्स्ट में प्रधान के लेवल पे और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एमपी में काम कर रही है उनको साथ लेके एक प्लान हम लोग बना रहे हैं जो आने वाले दिनों में इसका कोविड का परिणाम जो हम पे होगा उसको कम करने के लिए। तो अगर आप इसमें सच में इच्छुक है तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा मेरे मेल आईडी पे। तो वो प्लान भी हम डिस्कस कर सकते हैं या फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मतलब वो प्लान मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ जो प्लान हम एमपी के लिए बना रहे हैं। आपने केसला का उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। विराज का कहना है कि हर गांव में नरेगा योजना शुरू नहीं है। विराज, नरेगा कोई योजना नहीं है, आपके लिए बता दूं कि नरेगा एक एक्ट है जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून जिसे कहा है, जिसमें सरकार, ये कानून है तो ये सारा देश में लागू है और सरकार के पास इसका हर साल बजट होता है। तो ये चालू नहीं है, ये हमारी एंड से दिक्कतें हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब मैंने बता भी दिया आपको, ये महाराष्ट्र में ये थोड़ा सा दिक्कत है, हमारे यहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट भाषा में बात खैर यहाँ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ओपिनियन इसमें बहुत स्पष्ट है कि हर गांव में नरेगा खुल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ नरेगा खुलता भी है, लेकिन लोग सिर्फ मस्टर रोल पे दिखाई दिए जाते हैं, उनके खाता में पैसा दिया जाता है। गांव का जो रोजगार सहायक है या ग्राम सेवक है वो ये सब पैसा निकाल के कुछ लोगों में खाते, कुछ लोग खाते हैं, कुछ वो मिलके ये सारे समस्याएं हैं। तो नरेगा हर जगह है, उसको बस इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें पंचायत के साथ मिलकर, गाँव के एसएचजी को और हम जैसे युवाओं को साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है नागेश, आपका सवाल, नागेश हमारे साथी है, कि गांव की तरफ के लोगों का भाषा का थोड़ा समस्या आ रहा है, तो इस पे क्या सोल्यूशन दे। मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी तो जवाब खैर मतलब अभी जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो अगर आप इस पे मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं और मैं इसका जवाब पूरा देने का कोशिश करूँगा। हम ओवर टाइम चल रहे हैं, मैं अब आगे के 2 मिनट में बस ख़त्म करूँगा। थैंक यू। तो ये सारा समस्या है हमारे सामने, तो वही मैंने सोचा कि समस्या ना गिना के हम इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन की तरह या फिर इस समस्या के सॉल्यूशन की तरह अगर हम जाए तो एक बढ़िया हो जाएगा और इसको हम बढ़िया तरीके से करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि नॉट फॉर एकलव्य, नॉट फॉर प्रदान, सिर्फ इनके लिए नहीं, तो जो मैंने चीज़ें बताई है वो सारे लोगों के लिए, सारे गांव के लिए ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों को अगर गांव में इम्प्लीमेंट करें तो आने वाले समय में हम जो परिणाम इस कोविड का होगा उससे बच सकते हैं और हमारा जो लोकल इकोनॉमी या लोकल सोसाइटी जो है वो भी एक बढ़िया तरीके से ग्रूम हो सकता है। तो इसके बाद भी जो लोग नहीं देख पाए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ ना सवाल उठाए, क्योंकि अभी ये हुआ है कि कोविड आया है तो एक महामारी है, तो सिर्फ हम इसके लिए हेल्थ सिस्टम, मास्क सैनिटाइज़र, हेल्थ सिस्टम, मास्क सैनिटाइज़र, डॉक्टर, पुलिस, मतलब ये ज़रूरी है, बट इस पे बहुत सारा फोकस हमारा हुआ है। लेकिन हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देने का ज़रूरत है। तो ये शायद उनके ज़रूरी अगर ये उनके अगर काम आए जो मैंने बात रखा तो ये बहुत बढ़िया होगा। माधवी कह रही है जय जोहार, तो माधवी हमारे यहाँ जय सेवा कहते हैं, तो जय सेवा, जय बड़ा देव, सीताराम आपको, सारे लोगों को। तो मैं मतलब ये जो सारा चीज़ है
ये मतलब जो मैंने सारी चीज़ें रखी है, इसमें मेरे टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से कुछ एक बात करने वाला हूँ, तो हम सब लोगों ने मिलकर, पूरे गाँव के प्रधान टीम ने मिलकर इन सारे बातों को डेवलप किया, और लोगों के सामने हम किस तरीके से बातें रख सकते हैं जिससे लोग आने वाले समय में गाँव लेवल पे सक्षम बने, अपने समूह लेवल पे सक्षम बने, हम ब्लॉक लेवल पे सक्षम बने, और एक देश में ये सक्षम हम बन पाए। इसके लिए हमने ये सारी चीज़ें रखी। तो आप ये सब शेयर कीजिएगा। हमारे साथी विराज कह रहे हैं कि हम आपका मोबाइल नंबर उनको चाहिए मेरा। तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं। मैं कार्तिक और एकलव्य टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9921064298, और मेरा जो मेल आईडी है वो मेल आईडी आप इस कमेंट में दे दीजिएगा, VSONONE460@gmail.com, या फिर VAIBHAVGANESH vaibhavganesh@pradan.net, PRADAN। कई सारे लोग इसको प्रधान स्पेल कर रहे हैं, तो PRADAN है। तो आप सारे लोगों का शुक्रिया जिन्होंने देखा। तो ये सारा चीज़ें अपने गांव में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। और कहीं भी अगर मेरी ज़रूरत लगे, प्रोटोटाइप्स का अगर हम बात करेंगे, टेक्निकल सपोर्ट का अगर हम बात करेंगे, तो मैं आपके लिए मेल पे, फ़ोन पे अवेलेबल हूँ। और थैंक यू वेरी मच एकलव्य कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये सारी बातें गांव लेवल पे होना ज़रूरी है, ताकि गांधी का जो सपना, जिसे हम कह सकते हैं, जो स्वराज है या गांव का जो रूरल इकोनॉमी है, वो हम यहाँ पे ला पाएंगे। मेरा नंबर दोबारा बताने का बात हो रहा है, 9921064298, 9921064298। विराज, आपके सवाल का जवाब, अभी खैर टाइम ख़त्म हो रहा है, तो हम पर्सनली इस पे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सारे लोगों का। आप सारे युवा साथियों से निवेदन है कि जितने भी लोग अपने गांव में हैं, जो एंटिटीज़ मैंने बताई, उनके साथ मिलकर अपने गांव का एक प्लान बनाइए आने वाले 1 साल का। ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारा जिम्मेदारी है। अगर हम इस वक्त नहीं जागेंगे तो शायद हमारे जगने के लिए कोई और दिन शायद नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पूरा देश का पूरी दुनिया अफेक्टेड हुई है, तो यही सही समय है जागने के लिए और लोगों को जगाने के लिए। तो हाँ, मैं फिर से एक बार आप सारे लोगों को शुक्रिया करता हूँ, एकलव्य को शुक्रिया देता हूँ, प्रधान को शुक्रिया देता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये सारा एक्सपीरियंसेस आ रहा है। और मेरे यहाँ के रूरल एक्सपीरियंसेस बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे सीख रहा हूँ। तो युवा लोगों से निवेदन है कि वो ये सारा चीज़ों का ध्यान रखें, अपने गांव में करें। मैं आपके साथ हूँ टेक्निकल सपोर्ट के लिए और जो भी सपोर्ट लगे उसके लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो मेरा मेल और मेरा फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एकलव्य। कुछ भी ज़रूरत लगे तो आप बिल्कुल मुझसे मेल पे संपर्क कीजिएगा। युवा साथियों से निवेदन है कि आप अपने गांव में ये सारा चीज़ ज़रूर कीजिएगा। गांव से शहर में जाना एक बात होता है, लेकिन जब हम शहर से वापस गांव में आएंगे तभी यहाँ का गांव बदलेगा। ये आज की सच्चाई है जो हमें मानना पड़ेगा। शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन शहर हमारा आगे का भविष्य शायद नहीं है। इस पे थोड़ा सा आप सोचिएगा, हिंद स्वराज गांधी का पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच सारे लोगों के लिए। थैंक यू एकलव्य, थैंक यू प्रधान, थैंक यू सारे लोग।